So children, the next chapter in sequence we have development experience of India, Pakistan and China. तो मैं इस चैप्टर को आईपीसी बोलता हूं. Got it clear? इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना. अब बेसिकली पाकिस्तान को कंपटीशन में ही नहीं, बट क्योंकि है हमारा ही एक पार्ट, छोटे भाई हमारे, तो इसीलिए उसको साथ में ले लिया गया है. कंपैरिजन इंडिया और चाइना का होना चाहिए, बट रियल फैक्ट्स आर नॉट डिस्क्लोज्ड इन द बुक चिल्ड्रन. क्योंकि चाइना ने जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी अप्लाई की, हमारे साथ साथ ही इंडिपेंडेंट हुए थे, बट हमारी इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी थी प्रोड्यूस दोज थिंग्स विच वी यूज्ड टू इंपोर्ट सो दैट हमारे पैसे बाहर ना जाए, हमारे कंट्री में एम्प्लॉयमेंट बढ़े. चाइना ने ये तो सोचा ही सोचा, साथ में ये भी सोचा कि जो दूसरी कंट्री का कंजम्पशन है हम उसको भी बना के एक्सपोर्ट करेंगे. तो एक छोटा सा हेयर क्लिप जो चाइना वाले 10 रुपए में बना देते हैं चिल्ड्रन, हम सस्ते से सस्ता भी बना लेंगे ना, 25 रुपए से कम में नहीं बना पाएंगे. वाई सर? भाई उन्होंने 50 साल पहले ये बात सोची कि भाई हमको वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनना है, वर्ल्ड सबसे बड़ा इंडस्ट्रीज बनना है. फिजिक्स इंजीनियरिंग बड़ा तेज है उनके यहाँ, फैक्ट्री उनके यहाँ बंद ही नहीं होती है, लेबर कॉस्ट इज वेरी 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 चीप, हर चीज की मशीन है उनके यहाँ. हमारे यहाँ ज्यादातर काम किस चीज से होता है? लेबर इंटेंसिव. तो हमारी गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई ऐसी टेक्नोलॉजी बनाओ जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट ज्यादा दे और मशीनें कम चलें. उनके यहाँ क्या था कि भाई मशीनें ज्यादा से ज्यादा और उन मशीनों से इतना आउटपुट प्रोड्यूस करिए कि अपनी कंट्री के साथ साथ एक्सपोर्ट करने के लिए भी गुड्स एंड सर्विसेज बन जाए. हमारे यहाँ लॉजिक था कि भाई लेबर चलेगी, ह्यूमन एफर्ट होगा, मशीन का इस्तेमाल जीरो जीरो, कम से कम, एकदम नेग्लिजिबल. उनके यहाँ क्या था? मशीन बनाओ और आदमी को मशीन पे बैठाओ. इज दैट क्लियर? लाइक इंडिया में सोच क्या थी? कंप्यूटर्स आ जाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट चला जाएगा. अब अगली सोच क्या आ रही है? एआई आ जाएगा तो नौकरी चली जाएगी. ऐसा होगा चिल्ड्रन? जो एआई नहीं इस्तेमाल करेगा उसकी नौकरी चली जाएगी. अभी आपने देखा होगा, मैंने आपके ऊपर एक हिट एंड ट्रायल उसका किया था. मैंने गूगल ड्राइव पे अपने नोट सेव कर दिए और बोला कैन यू रिकॉग्नाइज दिस? बार्ड बोला यस आई कैन. मैंने कहा मेक 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. 4 सेकंड के अंदर 15 क्वेश्चन आ गए बेस्ट क्वालिटी के. इज दैट क्लियर? तो ये चीज इंडिया में कैसे बोली जाती है? हाय राम, अब तो क्रिएटिविटी ही चली गई. अरे बिकम मशीन असिस्टेड. आई रिपीट, बिकम मशीन असिस्टेड. ये तो यही बात है कि आज भी सिलबट्टे पे चटनी पीसते रहिए आप, तो होगा क्या कि भाई टेस्ट तो अच्छा होगा, विल इट बी एबल टू फीड एवरीबडी? तो भूख मिटानी जरूरी है या जुबान का स्वाद ज्यादा जरूरी है? भूख मिटानी, ज्यादा खाना चाहिए ना, तो भाई इनऑर्गेनिक फार्मिंग आपको करनी पड़ेगी. ऑर्गेनिक फार्मिंग से ठीक है पौष्टिक आहार मिलेगा, बट कुछ लोग मर जाएंगे. अच्छा है कि इनऑर्गेनिक में थोड़ा सा बीमार पड़े पर ठीक हो जाए, ऑर्गेनिक में तो लोग मर जाएंगे. तो व्हाट इज बेटर, बीमार पड़ के ठीक होना या मर जाना? बीमार होके ठीक हो जाना. ऑर्गेनिक फार्मिंग में तो इतना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगा ही नहीं कि सबका पेट भर पाए. गॉट इट क्लियर? तो अगला यही आ रहा है कि भाई एआई बड़ा नुकसानदायी है, मान लिया, बट इफ यूज्ड प्रॉपरली कोई नुकसानदायी नहीं है. और भाई प्रॉस एंड कॉन्स तो हर चीज के होते हैं. इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? पक्का? तो हम लाख कोशिश करें, कुछ भी बड़बड़ा लें कि भाई चाइना से आगे निकल जाएंगे, बहुत आगे निकल जाएंगे. मीट पीपल हु बाय गुड्स फ्रॉम चाइना, द इंपोर्टर्स चिल्ड्रन. आपको फील होगा हम चाइना को कभी सुपरसीड नहीं कर पाएंगे. हमारे यहाँ बैटरी 7 रुपए की बिकती है, बैटरी 7 रुपए की. चाइना में बच्चों 2.5 रुपए की बिक जाती है. ये जितनी हमारी परचेज नहीं है उससे सस्ते में ये बेच देते हैं. क्यों? इतना मास प्रोडक्शन है, इतना मास प्रोडक्शन है. सिर्फ अपने देश के लिए नहीं, 10 20 50 कंट्रीज को बेचते हैं. अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या थी? प्रोड्यूस दोज थिंग्स विच वी यूज्ड टू इंपोर्ट, ताकि अपनी इंडस्ट्री किल ना हो, अपना फॉरेन एक्सचेंज बाहर ना जाए. इन्होंने सोचा कि वो तो हम कर ही लेंगे, बट दूसरी कंट्रीज के यहाँ भी जो छोटे वाले गणेश जी मिलते हैं हम उसको भी प्रोड्यूस करेंगे ताकि उनका बिजनेस हमसे गवर्न हो. और पिछले 40 साल से वो ये काम कर रहे हैं. तो कोई बिजनेसमैन बच्चों अगर 40 साल से बिजनेस कर रहा है और आपने आज फैक्ट्री और दुकान खोली, क्या आप उसकी कॉस्ट को मैच कर पाएंगे? एब्सोल्युटली नॉट. इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का? तो किताब में पढ़ जरूर लीजिए, आपको नजर जरूर आएगा. वी आर मेकिंग पॉलिसीज टेकिंग ओवर चाइना एंड ऑल दैट. हम कभी नहीं टेक ओवर कर पाएंगे क्योंकि हमने हमेशा अपने आप को इंफीरियर ही समझा, कभी सुपीरियर साबित कर ही नहीं पाए. आज भी आप चाइना जाइए, कोई भी पर्सन आपसे चाइनीज के अलावा किसी लैंग्वेज में बात ही नहीं करेगा. सो पीपल फ्रॉम अदर कंट्री दे हैव ट्रांसलेटर एप्स. वो अंग्रेजी में हिंदी में लिखते हैं और चाइनीज को दिखाते हैं तो बातचीत करते हैं. और जो लोग बोलते हैं कि भाई बड़े धोखेबाज टाइप के होते हैं, चोर होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. आप 10,000 पीसेस ऑर्डर करेंगे, 10 पीस एक्स्ट्रा ही आएगा, कम नहीं आएगा. दे विल टेल यू ये बैड क्वालिटी है, 1000 में से 25% डैमेज हो जाएगा, ये बेस्ट क्वालिटी है, इसमें खराबी
नहीं आएगी। गॉट इट क्लियर? हमने हमेशा फॉरेन ब्रांड्स को प्रमोट किया, उन्होंने क्या किया, फॉरेन ब्रांड्स की कॉपी अपने यहाँ डेवलप कर ली, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बैंड बजा दी कायदे से। हम थोड़ा सा इसमें डर गए थे। तो काफी बातें आप इन्हीं चीजों की पढ़ेंगे। तो पाकिस्तान तो इज नोवेयर, परेशान मत होइएगा, कंपटीशन इंडिया और चाइना का है। तो प्रेजेंट गवर्नमेंट इज हाईली प्रोग्रेसिव। अभी मैंने आपको वंदे भारत का एग्जाम्पल दिया था, वो ट्रेन मंगवाई थी दूसरे देश से, पूरा डिजाइन कॉपी करके नमस्ते ये हमको नहीं चाहिए, और वही हमने बना ली। चाइना ये काम पिछले 40 साल से कर रहा है। गॉट इट क्लियर? तो अब उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है हमसे, बट बहुत मुश्किल है। देश का साइज ही देख लीजिए बच्चों, पाकिस्तान तो आई ऑलरेडी सेड मोहल्ला बराबर देश है, समझ में आ गया? ये लग रहा है आपका गार्डन, ये थोड़ा घर लग रहा है, ये तो बाथरूम की साइज के हैं। अंडरस्टैंडिंग? चलिए बच्चों, तो स्ट्रैटेजी क्या रही डेवलपमेंट की फॉर इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना? 1947 इंडिया एंड पाकिस्तान अडॉप्टेड द सिमिलर स्ट्रैटेजी। क्या स्ट्रैटेजी थी? फर्स्ट पॉइंट, मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल। चाइना प्रैक्टिकली कहने को सोशलिस्ट है, बट है चिल्ड्रन दे आर डिक्टेटरशिप इकोनॉमी। शी जिनपिंग जैसे बड़े बड़े नेता अपने साथ साथ आपकी फैक्ट्री में भी पैसा कंट्रीब्यूट कराते थे। जितना पैसा आप कंट्रीब्यूट करेंगे अपनी इंडस्ट्री में, अपनी फैक्ट्री में, 1/4 गवर्नमेंट फाइनेंस करेगी, ताकि गवर्नमेंट आपके ऊपर एक वॉच रख सके, गवर्नमेंट आपको कंट्रोल कर सके, और आपके कमाए हुए प्रॉफिट से पैसा भी शेयर कर सके। इंडिया में हुआ ऐसा, पॉलिसी थी, बट नेताजी ने अपने ही रिश्तेदारों को लोन देके खा गए। मेरा भारत महान, 100 में 99 चोर और बेईमान। समझ में आ गया? इतनी डेमोक्रेसी बना दी, क्रिमिनल केस इस देश में 10 साल चलता है, वहां पे आप ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह के सिंपल से केस में पकड़ जाइए, दे विल शूट यू। इतना स्ट्रांग है यहाँ पे। पीपल अज्यूम करप्शन एज देयर प्रोफेशन, और वहां पे लोग डरते हैं करप्शन करने से। समझ में आ गया? यहाँ सरकार के खिलाफ कुछ भी बकवास करते रहिए, कुछ होगा ही नहीं आपका। वहां पे जैक मा ने थोड़ा सा कुछ बोल दिया 3-4 साल पहले, उसको पता नहीं कहीं अंडरग्राउंड कर दिया गया था। तो यहाँ थोड़ा बड़ा लीनियंट सिस्टम चलता है। इट शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट चिल्ड्रन। It was the growth of private and public sector. पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के ऊपर होना चाहिए, बट बीच में एक जुगाड़ लग जाता है, व्हाट? ब्राइब। तो कौन ऊपर आ जाता है? प्राइवेट सेक्टर। समझ में आ गया? वहां पे आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। पब्लिक सेक्टर वॉज असाइंड द रोल ऑफ किक स्टार्टिंग। क्या किक स्टार्ट किया? अपनी गाड़ियां, अपने पैसे इतने ज्यादा कमा लिए कि देश की तरक्की के बारे में कुछ सोचा ही नहीं। प्राइवेट सेक्टर वॉज असाइंड सेकेंडरी रोल, वेयर एज वहां पे पीपीपी मॉडल जो इंडिया ने 2012, 13, 14 में अडॉप्ट किया, चाइना में सिंस इंडिपेंडेंस चल रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। गॉट इट क्लियर? यहां पे जब भी कोई फॉरेन बिजनेसमैन आता था, दोनों हाथों से वेलकम किया था, रेड कार्पेट वेलकम। क्यों? 100 करोड़ नेताजी को घूस दे देगा, फिर अपनी फैक्ट्री लगा लेगा। अब हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट क्या कर रही है? हमें कोई पार्टनरशिप नहीं करनी है। इवन आप मिलिट्री कैंटीन में जाइए, ऑल फॉरेन प्रोडक्ट्स हैव बीन बैंड। समझ में आ गया? कॉस्मेटिक से लेकर लेकर तक एवरीथिंग इंडिया में जो प्रोड्यूस होगा वही बिकेगा बस वहां पे। इवन लैपटॉप के इंपोर्ट पे बैन लगा दिया है, क्योंकि अब चिप मेकिंग हमारी कंट्री में स्टार्ट हो गया है। ये सब चीजें चाइना में बहुत साल से चल रही थी, और क्योंकि फर्स्ट मूवर एडवांटेज था, तो स्टार्टिंग में ही बना रहे थे, तो उनकी मशीन वगैरह की पूरी कॉस्ट आज की तारीख में अब्सॉर्ब हो चुकी है। गॉट इट क्लियर? तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि मान लीजिए कि भाई आपने एक ट्रेनिंग सेंटर खोला किसी चीज का, पिछले 10 साल से बहुत बड़े रिसोर्सेज वगैरह आपने सेटअप किए, 100 रुपए में आप प्रोडक्ट बना के दे रहे थे, दूसरे ने सोचा ही नहीं कि ये प्रोडक्ट बन सकता है, सोचा ही नहीं। आज इन्फ्लेशन की वजह से इस प्रोडक्ट की कॉस्ट 220 रुपए होनी चाहिए। अब इंडिया की नींद खुली, चलो हम भी ये प्रोडक्ट बनाए। व्हाट इट क्लियर? और चाइना के साथ कॉम्पीट करने लगे, तो 220 में आप प्रोडक्ट बना रहे हैं। चाइना ने कहा हम एक काम करेंगे, इन्फ्लेशन की वजह से रॉ मटेरियल कॉस्ट तो बढ़ी है, बट क्योंकि अब इंडिया के साथ कॉम्पीट करना है, हम 170 में बेचेंगे। क्यों? क्योंकि चाइना ने अपना प्रॉफिट कम कर दिया, बिकॉज वो बहुत टाइम से बिजनेस कर रहे हैं, तो वो कम प्रॉफिट पे काम कर ले जाएंगे। बट क्या नया बिजनेसमैन कम प्रॉफिट पे काम करेगा? बिल्कुल भी नहीं। अ हॉस्पिटल रनिंग सिंस 20 ईयर्स चिल्ड्रन, आज एक नया हॉस्पिटल आ जाता है उसको कॉम्पीट करने के लिए, तो पुराना हॉस्पिटल अपने स्टाफ से बोलेगा भाई थोड़े दिन तक सैलरी कम देंगे, ताकि ये नया हॉस्पिटल हमें टेक ओवर ना कर ले, तो लीस्ट प्रॉफिट पे हम बिजनेस करेंगे। बट क्या नया हॉस्पिटल कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। लॉजिक इज अंडरस्टूड? तो आई हैड माय ऑनलाइन नोट्स डेवलप, प्रिंटेड नोट्स डेवलप 10 years प्रायर कोविड केम। तो क्या कोई नया प्रोफेशनल मेरे को कॉम्पीट कर पाएगा? उसको तो भाई आदमी रखने पड़ेंगे नोट्स बनाने के लिए, मेरे ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। व्हाट इट क्लियर? मेरे को अपनी प्लेस का कोई रेंट नहीं देना,
इंटरनेट भी घर वाले से चल जाता है, कोई बिजली का बिल एक्स्ट्रा नहीं देना. आई कैन इवन गिव माई सर्विसेज एट zero cost. But those who have to pay rent of the premises, those who have to pay electric bill, those who have to keep staff, can they do business at zero cost? No. तो पुराने बिजनेसमैन को कभी भी नया बिजनेसमैन जल्दी से कॉम्पीट कर ही नहीं पाएगा. तो आज हम जितना सोच लें कि चाइना से सस्ता बना लें, इट इज प्रैक्टिकली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चिल्ड्रन, प्रैक्टिकली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. हमें बस करना क्या है, हमें नए मार्केट ढूंढने हैं, उन कंट्रीज में बिजनेस करना है जिनकी चाइना से दोस्ती यारी नहीं है. क्योंकि कुछ भी हो जाए, रशिया कभी चाइना से सामान नहीं खरीदेगा, कुछ भी हो जाए, यूएस कभी चाइना से सामान नहीं खरीदेगा, गल्फ कभी चाइना से सामान नहीं खरीदेगा. तो दीज आर द न्यू मार्केट्स. तो हम यहां पे अपनी दुकानदारी सजा सकते हैं. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? चलिए. सो व्हाई वाज द पब्लिक सेक्टर असाइन्ड द की रोल? नोबडी असाइन्ड देम, बट ब्रिटिशर्स के आने से इतना डरे सहमे थे कि हमने प्राइवेट सेक्टर के ऊपर भरोसा किया ही नहीं. पार्टीशन ऑफ द कंट्री, ब्रिटिशर्स गए, अपने साथ हमारी विरासत भी लेके चले गए. बोथ इकोनॉमीज नीडेड अ बिग पुश ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमारे पास पैसा था ही नहीं. चिल्ड्रन, द लैंग्वेज कॉल्ड संस्कृत विद उर्दू इज द ओरिजिन ऑफ मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस अराउंड द वर्ल्ड. ये चीज शायद आपको नहीं पता होगी. और आज दुनिया में सबसे अच्छी संस्कृत कहां पढ़ाई जाती है, आपको पता है? जर्मनी में पढ़ाई जाती. चल रहे हैं, क्योंकि हमारे जितने पुराने एपिक्स और लेख थे वो जर्मन और नाजीज चुराकर ले गए. नालंदा यूनिवर्सिटी पे क्यों आग लगाई गई थी? क्योंकि वहां पे ऐसे ऐसे टेक्स्ट और स्क्रिप्चर्स थे जिससे इंसान को बिना ऑपरेट किए कैंसर तक ठीक किया जा सकता था. दे न्यू दिस थिंग कि भाई अगर इनके पास ये स्क्रिप्ट्स रही तो हमारा मेडिसिन कभी भी आगे नहीं जाएगा. तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स थी. चाइना अडैप्टेड रिगरस मॉडल ऑफ ग्रोथ, PRC. पहले सामान में वो मेड इन चाइना लिखा होता था, लोगों ने उसको रिजेक्ट करना स्टार्ट किया, तो चतुर लोगों ने क्या कर दिया, PRC. समझ में नहीं आया लोगों को, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना. कि भाई जो क्रिटिकल प्रोडक्शन एरिया थे वो किसके कंट्रोल में ले आए? हमारे यहाँ भी गवर्नमेंट कंट्रोल था, बट हमारे सरकारी चोर थी. आप अगर 1900, रिपीट कर रहा हूं मैं, 91 से लेके सारे करप्शन जोड़ने चल रहे हैं, टोटल 500 करोड़ नहीं होगा. और अगर आप अकेले 1991 से 2014 तक के घोटाले जोड़ लें, कोई भी घोटाला 5000 करोड़ से कम का नहीं था. कॉमनवेल्थ घोटाला, ऑल आउट होती है बच्चों, कितने की आती है? 100-150 की. 1500 रुपए किराया दिया गया एक ऑल आउट का. एक अच्छे से अच्छा लैपटॉप पर्सनल पर्पस के लिए कितने का आएगा? 30-40 हजार रुपए का, 2-2 लाख रुपए दिया गया. 15,000 के फ्रिज का किराया 40,000 रुपए था. वो थे ना कलमाड़ी जी, सुरेश कलमाड़ी, कॉमनवेल्थ मिनिस्टर, जिनको स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, कॉमनवेल्थ गेम्स से इंचार्ज थे, कितना 1.5-2 लाख करोड़ का घपला कर गए. जो बिल्डिंग 10 लाख में मिल सकती थी उसका किराया 25 लाख दिया गया है जान पहचान वालों को. गमला कितने का आता है? 200, 250, 300 का. 2-2 हजार रुपए गमला किराए पे लिया गया सजाने के लिए स्टेडियम के बाहर. क्यों? क्योंकि अपने लोगों को फायदा पहुंचाना था. ओवर बिलिंग की गई चीजों की. तो उस समय की सरकारें ही बड़ी चोर थी. अभी मैं रिसेंट आपको मोदी गवर्नमेंट का एक एग्जांपल देता हूं. 2019 चिल्ड्रन, आई वोंट नेम द मिनिस्टर, ये लैंड किए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से दिल्ली, एयरपोर्ट से बाहर भी नहीं निकले थे, इनको पार्लियामेंट के ऑफिशियल मैसेजिंग ऐप से मैसेज आ गया, कम बैक, यू आर रिक्वायर्ड टू अटेंड द ऑफिस फॉर इमीडिएट पर्पसेस. मतलब इनके पीछे भी स्पाइस लगा रखे हैं कि नेताजी कहीं डील करने जा रहे थे और मोटी घूस उनको थी, तो उनको वापस बुला लिया गया वहां से. गॉट इट क्लियर? तो ये गवर्नमेंट थोड़ी चोर चाइया टाइप की नहीं है, पुरानी वाली तो बस अपना काम चलता, भाड़ में जाए जनता. समझ में आ गया? इनकम टैक्स ऑफिसर्स कितने करप्ट हुआ करते थे. एक इनकम टैक्स का नोटिस आने का मतलब मिनिमम 1000-2000 और मैक्सिमम लाखों की चपत. फेसलेस असेसमेंट, इंडिया वर्ल्ड की गिनी चुनी 1-2 कंट्रीज में जहां फेसलेस असेसमेंट होता है. मतलब मैंने देखा ही नहीं इनकम टैक्स ऑफिसर कौन है, इनकम टैक्स ऑफिसर ने मेरे को नहीं देखा, और हमारी इनकम का असेसमेंट होकर टैक्स रिफंड भी आ गया. इतना फास्ट सिस्टम है. 31 जुलाई से एक हफ्ते पहले अगर आपने अपना ITR फाइल किया चिल्ड्रन, आपको शायद फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक पैसा आ जाएगा रिफंड का वापस. पहले सालों लगते थे रिफंड आने में. गॉट इट क्लियर? तो खैर इस गवर्नमेंट के साथ भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बट वो ओल्ड कैरीड फॉरवर्ड प्रॉब्लम्स का बैलेंस है, नई प्रॉब्लम नहीं है. दिस गवर्नमेंट इज वेरी प्रोग्रेसिव. ऐसा नहीं कि भाई प्रेजेंट गवर्नमेंट है तो अच्छा बोलने की बात है, मेरे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं बेसिकली. गॉट इट क्लियर? कुछ लोग तो बड़बड़ाते रहते हैं मोदी सरकार बेकार है, राम भगवान की इज्जत नहीं की लोगों ने, तो मोदी जी क्या चीज है.
गॉट इट क्लियर? तो लोग तो भाई दाएं बाएं उल्टी पुल्टी बकवास करेंगे। अब लोग कहते हैं बिजनेसमैन को बड़ा परेशान किया, भाई इसलिए परेशान किया क्योंकि बिजनेसमैन को टैक्स देना पड़ता है। पुरानी सरकार में सब दाएं बाएं से काम चल जाता था। मेरे जैसे लोग तो बहुत खुश हैं, पहले हम ही टैक्स देते थे, अब कम से कम बिजनेसमैन भी टैक्स दे रहा है एटलीस्ट। गॉट इट क्लियर? सो चाइना ने अडॉप्ट किया व्हाट? स्टेटिज्म मॉडल, कि सारे के सारे रिसोर्सेस की ओनरशिप किसकी होगी? गवर्नमेंट की। और यहां पे तो राहुल बाबा की मम्मी सोनिया मौसी ने क्या बोला? हमको 5 करोड़ दे दो, हम ये जमीन तुमको फ्री में दे देते हैं। गॉट इट क्लियर? मोदी जी रहे फ्री में काहे देंगे? 10 साल बाद पैसा दे देना, 15 साल बाद दे देना, उतने साल किराया देते रहना, ओनरशिप तब ट्रांसफर करेंगे। फ्री में तो जहर भी नहीं मिलता है। गॉट इट क्लियर? अभी लोग अपोज कर रहे थे नया पार्लियामेंट बनवाने में, इतना पैसा लगा दिया, सरकार चोर है वगैरह वगैरह। पुराने पार्लियामेंट में जो लोग बैठते थे उनके ऑफिसेज उतने सफिशिएंट नहीं थे, उनको 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर ऑफिस तक जाने के लिए आना जाना पड़ता था, गाड़ियों का किराया कितना देना पड़ता था। एटलीस्ट अब सब लोग एक साथ बैठेंगे, 885 मेंबर्स, दोनों हाउस में लाके 1250 लगभग मेंबर्स हो जाएंगे, दे विल सिट एक साथ। जो बिल पास करने में इतने टाइम लगते हैं दोनों हाउसेस की मीटिंग्स में, वो फास्ट हो जाएगा। ऑफिसेस सारे के सारे नेताओं के वही हैं, अब उन्हें गाड़ी से घूमने का मौका नहीं मिलेगा, तो हमको फालतू गाड़ियां किराए पे नहीं लेनी पड़ेंगी। ये सब इकोनॉमिक्स किसी ने बताई नहीं हमको। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो मैंने डेटा पढ़ा, गूगल पढ़ा कि लोग इतनी बुराई क्यों कर रहे हैं सरकार की। भाई नया पार्लियामेंट बनवाया, नुकसान हुआ, क्या नुकसान हुआ? आप लॉन्ग टर्म कॉस्ट जोड़ लीजिए, जितना पार्लियामेंट बनने की कॉस्ट में लगा है उतना तो 10-20 साल का किराया है चीजों का, तो 20 साल बाद हमारी पार्लियामेंट फ्री हो जाएगी। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को 1200 करोड़ दिए थे वहां की पार्लियामेंट बनाने के लिए, क्यों दिए थे? सोशल रिलेशंस स्ट्रॉन्ग कर ले हम, हमें अफगानिस्तान के थ्रू एक चैनल मिलेगा सो कॉल रशिया तक पहुंचने का, ताकि वहां से हमारा ऑयल इंपोर्ट इजी हो जाए। तो दोस्ती इसीलिए की गई थी ताकि खर्चे इंपोर्ट्स पे बच जाए। और लोग कह रहे हैं कि पता नहीं अफगानिस्तान में इनको क्या मिला, इतनी अकल आपके अंदर होती है, प्रधानमंत्री ना बन जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग? मोदी जी दाएं बाएं घूमते रहते हैं, लोग बोलते हैं आवारा कहीं के, अरे बिजनेस लेके आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं G20 कराने से क्या फायदा, 4,000 लगा के 20,000 आ रहा है, इससे बढ़िया प्रॉफिट क्या होगा? 500% का प्रॉफिट, इतना इन्वेस्टमेंट आया। चंद्रायन से क्या फायदा हुआ? लार्सन टूब्रो को 10,000 करोड़ का ठेका मिल गया। पहले सारे ठेके चाइना जाते थे, अब सारे के सारे हिंदुस्तान आ गए। गॉट इट क्लियर? तो पॉजिटिव देखेंगे तो पॉजिटिव नजर आएगा, नहीं तो नेगेटिव तो मैथ्स में भी होता है। सो कॉमन एलिमेंट जो चाइना, इंडिया और पाकिस्तान का क्या था? ऑल कंट्रीज रिलाइड ऑन पब्लिक सेक्टर, बट कंट्रोल कौन कर पाया? सिर्फ चाइना। पाकिस्तान और इंडिया कंट्रोल नहीं कर पाया, अपनी जेब भरने में लगे रहे। ऑल 3 इकोनॉमीज रिलाइड ऑन इनवर्ड लुकिंग, बट चाइना ने इनवर्ड लुकिंग के साथ साथ फॉरेन कंपटीशन को भी मार दी। गॉट इट क्लियर? हम वो भी बनाएंगे जो दूसरों को चाहिए। ओके अभी आपने अगर वो मूवी देखी हो वैक्सीन वॉर, तो उसमें एक जर्नलिस्ट थी जो ब्रिटिश और फॉरेन कंपटीशन को इंडिया में क्रिएट करना चाहते थे और कहते थे हम आपको पैसा देंगे, इंडियन वैक्सीन की बुराई करिए और हमारी वैक्सीन की तारीफ करिए, इसलिए ताकि हमारी दवाई ज्यादा से ज्यादा बिके, क्योंकि जितनी डोज इंडिया में बिकेगी उतनी पूरी दुनिया में कहीं नहीं बिकेगी। 10-20 कंट्री का स्टॉक तो हमारे यहाँ खप जाएगा पूरा का पूरा। और बाद में जब मूवी के एंड में दिखाया गया कि भाई क्यों इंडियन वैक्सीन जो बेकार है, एग्जैक्टली वो बेकार नहीं थी, उसे इसलिए बेकार बोला जा रहा था ताकि विदेशी वैक्सीन बिके। इसलिए क्योंकि फॉरेन वैक्सीन कंपनीज ने क्या बोला, अगर मर जाता है कोई आदमी तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे, 2 साल का पैसा हमें एडवांस दीजिए जबरदस्ती, अगर बीच में सप्लाई रुक भी जाती है हम एडवांस रिटर्न नहीं करेंगे। हमारी गवर्नमेंट ने कहा कोई जरूरत नहीं उनसे खरीदने की, हम अपनी वैक्सीन को खुद ही प्रमोट करेंगे। इज दैट क्लियर? तो पहले की गवर्नमेंट ना घूसखोर टाइप की थी, एकदम मक्खी सिंह पांडे थी, अभी वाली क्या है? चुलबुल पांडे है। ओके एफडीआई रूट चाइना ने बहुत पहले स्टार्ट कर दिया था, इंडिया में स्टार्ट हुआ, बट ये बैन नहीं लगाया गया कि जो प्रॉफिट कमाएंगे वो हिंदुस्तान में ही रीइन्वेस्ट होगा, मेजॉरिटी पार्ट। नेताओं ने बोला कोई बात नहीं, आओ पैसा लगाओ और कमा के ले जाओ। इज दैट क्लियर? प्रेजेंट गवर्नमेंट सेज व्हाट, कि भाई पैसा यहां लगाएंगे तो मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट विल बी रीइन्वेस्टेड इन इंडिया इटसेल्फ, माइनॉरिटी पोर्शन इज अलाउड टू बी टेकन बैक, और जो भी पैसा इंडिया के अंदर आएगा और इंडिया के बाहर जाएगा, दिस विल बी मॉनिटर्ड बाय फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। 65% ऑफ द ट्रांजैक्शंस डन इन द प्रीवियस ईयर इज डन थ्रू यूपीआई। मैं आपको अपना एक एग्जांपल दे रहा हूं, पिछले लगभग 2 साल से, इस साल आप बोल सकते हैं जनवरी से लेके आज तक में चिल्ड्रन, मैंने अपना 90% ट्रेन ट्रैवल का टिकट गूगल पे के थ्रू कराया। पहले तो गूगल वाले बड़े अच्छे थे, अब पर पैसेंजर 40 to 50 रुपीज टिकट पे चार्ज कर लेते हैं।
इंडियन रेलवे कह रहा है 3,000 की टिकट है, पेमेंट करने जाओ इनके पेज से 3,150 कट जाता है। तो मैंने थोड़ा सा फाइनेंशियल लिटरेसी अपना स्ट्रॉन्ग किया, देखा, पता लगा कि अगर आप इंडियन एटीएम कार्ड बैंक का यूज करते हैं, चार्जेस आर 0। गूगल तो हमसे पैसा लेता है और जाता कहां पैसा? यूएस। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो मैंने आज से गूगल पे इस्तेमाल करना बंद कर दिया, अपना भीम यूपीआई स्टार्ट किया। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो जब ऐसी अवेयरनेस और फैलेगी कंट्री में, व्हाट विल हैपन? गूगल की दुकानदारी चौपट हो जाएगी। समझ में आ गया? ई रूपी आ रहा है, गूगल बड़ा अगेंस्ट है इसके। क्यों रिवॉर्ड दे रहा है गूगल? क्योंकि आप ई रूपी पे शिफ्ट ना हो। ई रूपी आ गया तो गूगल की दुकान एकदम जीरो। तभी तो गूगल बार्ड, एआई ये सब लेके आ रहा है। अभी एआई फ्री है, आने वाले टाइम में गूगल सोच रहा हम पैसा लेंगे। मोदी जी भी कह चुके हैं अपने इन्फोसिस वाले हमारे एनआर नारायण मूर्ति जी को, भैया अपना एआई बनाओ जरा, ताकि वो लोग तो पैसा लेंगे, हमारा एआई हमारे लोगों के लिए फ्री रहेगा और हमारा सस्ता होगा। तुम्हारा कस्टमर तैयार है रशिया, गल्फ पूरा हमारा कस्टमर है, और अमेरिका को भी समझ में आ रहा है इनके साथ गठबंधन बना लो, फायदा ही नहीं में है। समझ में आ गया? क्योंकि चाइना में तो सिर्फ वायरस टिकेगा और कुछ सामान टिकता ही नहीं है उनका। समझ गए बच्चों? सो over the time the strategy of growth has significant changes in India and Pakistan. They are relying on the model of growth which was mixed economy. पिछले 2-3 साल में रेलवे में चिल्ड्रन सीनियर सिटीजन कंसेशन खत्म हो गया। बहुत अच्छा किया खत्म करके। एक तो इनको बैंक में आधे प्रतिशत का इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है, प्लस इनको हम 50,000 रुपए की एक्स्ट्रा छूट देते हैं अंडर सेक्शन 80C टीटीबी। इनका इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं होता। तो अगर ये बूढ़े लोग 30% के टैक्स स्लैब में आते हैं तो लगभग 15,000 रुपए टैक्स इनको छूट जाता है। कितना? 15,000। इनको 15,000 रुपए पे कोई भी टैक्स नहीं देना। तो गवर्नमेंट कह रही है ऑलरेडी इनको इतनी छूट देती है और छूट देके क्या करेंगे? प्लस दीज पीपल आर वेरी रिच, इनके पास पैसा है। तो ये सब जब फ्रीबीज बंद होंगी तभी देश तरक्की करेगा। एफडीआई मॉडल हमारा जो था वो सो कॉल्ड अब ज्यादा प्रोएक्टिव हो गया। अर्लियर इट वाज नॉट दैट मच प्रोएक्टिव। तो हमने ज्यादा एफडीआई इनफ्लो कब से अलाउ किया? बट एग्जैक्टली उतना ज्यादा नहीं था चिल्ड्रन जितना 2002 से 2004 में हम प्रोएक्टिव हुए एफडीआई में। पैसा बाहर से आता तो था, बिजनेस में कम लगता था, नेताओं को घूस ज्यादा मिला करती थी। गॉट इट क्लियर? तो बट अब बहुत बेटर हो गया सिस्टम, और चाइना ने ये काम अराउंड 50 से ही स्टार्ट कर दिया था। तो सोचिए हमारे यहाँ 50 साल लेट स्टार्ट हुआ, तो क्या हम उतनी जल्दी कॉम्पीट कर पाएंगे? तो इट विल टेक टाइम। पहले भरोसा क्रिएट करना पड़ेगा कि इंडियन प्रोडक्ट्स आर गुड गुड गुड। बट यहाँ तो वही है क्रैब वाली स्टोरी, एक क्रैब बाहर निकलेगा दूसरा उसको खींच लेगा। समझ में आया? सो ओइंग टू द चेंज इन द स्ट्रेटेजी ऑफ ग्रोथ, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना तीनों ने जीडीपी बहुत तेज बढ़ाया। अभी रिसेंटली भी 7.4% पे हम हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ वाज हाईली सो कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेटिव चिल्ड्रन। डेमोग्राफिक प्रोफाइल, अब चाइना को प्रॉब्लम हो रही है वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से, क्योंकि उनके यहाँ बच्चा एक ही पैदा हो रहा था, पॉपुलेशन आती ही नहीं। अब वो मैक्सिमम लोग यंग स्टेज से बुढ़ापे पे जा रहे हैं, तो अब उनके पास यंग जनरेशन नहीं बची। तो आने वाले टाइम में अब चाइना की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। अब ये नहीं कि आने वाला टाइम 3 दिन बाद उनको भयंकर प्रॉब्लम आ जाएगी। ट्रेन है 170 की स्पीड से चल रही है, चाबी बंद भी कर दोगे ना 30-40 किलोमीटर तो ऐसे ही घसीट जाएगी। तो अगर चाइना आज से भी बेकार होना स्टार्ट होता है तो 3-4-5 साल चल जाएंगे। बट अब क्यों वो श्रीलंका, बांग्लादेश, ताइवान जैसी कंट्रीज को, नेपाल को ओवरटेक करने आ सकते हैं? क्योंकि वहां की यंग जनरेशन को वो एम्प्लॉयमेंट देंगे अपने यहाँ, तो एटलीस्ट उनकी दुकानदारी चलती रहे। गॉट इट? सो लेट्स अंडरस्टैंड द कंपैरेटिव स्टडी चिल्ड्रन। 3 बातों पे पढ़ाई करेंगे। फर्स्ट इज जीडीपी ग्रोथ रेट, सेकेंड इज स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ, थर्ड इज डेमोग्राफिक प्रोफाइल, एंड फोर्थ इज, समझ में आ गया? तो लेट्स सी कि ग्रोथ स्टोरी ऑफ चाइना क्या है चिल्ड्रन। 2019 चाइना का जीडीपी कितना था? 14.2 ट्रिलियन। हमारा अब जाके कहीं 4 ट्रिलियन तक पहुंचा है। गॉट इट क्लियर? 1979 से 2017 देयर ग्रोथ रेट वाज 9। हमारा बीच में 1-2 बार 8.2 हुआ, नहीं तो हम 6-7 के आसपास ही चल रहे हैं। चाइना ने 1980s में सो कॉल्ड जीडीपी ग्रोथ का जंप लिया था, हमने 2001-2 में लिया, तो हम बेसिकली पीछे उनसे थोड़ा सा।
शिफ्ट फ्रॉम सेंट्रली प्लान टू मार्केट इकोनॉमी, वो सोशलिस्टिक से कैपिटलिस्ट हो गए काफी पहले। हम अभी भी ठीक से कैपिटलिस्ट नहीं हो पाए। उन्होंने एक्सपोर्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन के साथ बढ़ाया, हमने सिर्फ डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे ध्यान दिया और बाहर के कस्टमर पकड़े ही नहीं। एफडीआई जितना तेजी से उनके यहाँ हमारे यहाँ नहीं था। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम बच्चों इंडस्ट्रियल ग्रोथ का चाइना में था इलेक्ट्रिसिटी। वहां पे लोग कटिया वटिया कम मारते हैं जरा, और यहाँ पे 70-75% लोग के टेक्नोलॉजी से ही घर की और दुकान की बत्ती चलाते हैं। ये तो चोरियां कूट कूट के भरी हुई है। समझ में आया? अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर फोर्स, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। हमारे यहाँ क्या था, नहीं घर से बाहर नहीं जाना काम करना है, बिल्कुल नहीं। तुम बिजनेसमैन के लड़के हो, भूखे मर जाओ ठीक है, नौकरी नहीं करोगे तुम। चाइना में ऐसा था ही नहीं। ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन लॉन्च कब किया था? 1958 में। और ये हमारे इंडिया के चिल्ड्रन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तरह ही था। और हमारा स्किल डेवलपमेंट कब स्टार्ट हुआ? एनएसडीसी बना नीति आयोग के कहने पे 2014 में। एक्टिवली इट स्टार्टेड वर्किंग इन द ईयर 2015-16 एंड दे स्टार्टेड व्हेन 1958। जरा काउंट कर लीजिए, 42 ईयर्स उधर के और 16 इधर के, लगभग 58 ईयर्स के बाद। तो आप कॉम्पीट कर पाएंगे अपने पापा के एक्सपीरियंस को, दादाजी के एक्सपीरियंस को, जिनकी उम्र 70 साल है और आप 17-18 साल के हैं, ठेंगा कॉम्पीट कर पाएंगे आप। समझ में आ गया? तो इसके लिए मेहनत बहुत तेज करनी पड़ेगी। और हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं? दलिद्दर पबजी खेल रहे हैं। वहां पे फेसबुक नहीं चलता है, उनका यूट्यूब अपना है, सर्च इंजन अपने हैं, हमारे यहाँ सब खुली छूट है। समझ में आया कि नहीं आया? वहां का बच्चा क्लास 5 में कोडिंग सीखता है, हमारे यहाँ मौसी बेटी की, भतीजी की, मामा जी के लड़के की छोटी शादी, वहां जाना बहुत जरूरी है। वर्क कल्चर इज जीरो इन इंडिया। समझ में आ गया? व्हेन स्कूल सेज, टीचर सेज डू सम एक्स्ट्रा वर्क, सर यही बहुत ज्यादा है। कंपटीशन का एनवायरनमेंट कभी रहा ही नहीं। हाय मेरा बच्चा सुबह से पढ़ रहा है, मेरा लाल पीला नीला गुलाबी क्या होगा इसको। प्रॉब्लम इंडिया में ये सब है चिल्ड्रन। समझ में आ गया? घर के बाहर हमारे बच्चों को सिर्फ आटा दाल चावल अंडा ब्रेड लाने के लिए भेजा जाता है। खोपड़े में बात गई और ज्यादा समस्या आ गई, आत्महत्या कर लेते हैं नालायक। खोपड़े उसका भूत बन के भटको, ये नहीं पता, फिर से सिलेबस पूरा पढ़ना पड़ेगा, काउंसलिंग प्लान भी है ही नहीं। बच्चा कह रहा है मेरे को क्रिकेट खेलना है, विराट कोहली बनना है, पिताजी कह रहे हैं दिमाग खराब है क्या, बीटेक करो बीटेक। ब्रेन टेक्निकली एम्प्टी हो जाए कोई बात नहीं, मोहल्ले में कहने उतरेगा हमारा लड़का बीटेक किया है, चाहे उसके पास 500 रुपए महीना कमाता हो, कुली की जॉब ना हो उसके पास। प्रॉब्लम इज दिस इन इंडिया। टीचर क्लास में पढ़ाता बेटा 4 पॉइंट रख लेना, एग्जाम में 3 नंबर खाएगा। अरे इंपॉर्टेंट 6 पॉइंट है, 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। समझ में आ गया? हमारे बच्चे की 99% एक्सपेक्टेशन हिंदुस्तान में क्या होती है? जो क्लास में पढ़ाया जब एग्जाम में वही आया, मैं उल्टी करके चला हूं। ईट वॉमिट, ईट वॉमिट, ईट वॉमिट। केस स्टडी बेस्ड अप्रोच हम आज तक ला ही नहीं पाए, और कहीं ले आए भयंकर क्वेश्चन बना दे, बच्चा क्या बोलेगा? सीए का पेपर आ गया था, इंजीनियरिंग का पेपर आ गया था, कभी दिमाग आउट ऑफ द बॉक्स चलाया ही नहीं। थोड़ा सा केस स्टडी बेस्ड पेपर बना दिया टीचर ने बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट करने के लिए, पूरा खानदान पहुंच गया स्कूल को कंप्लेन करने, ये कैसा पेपर बना दिया। और कहीं बोर्ड वाले ऐसा काम करें, एजुकेशन मिनिस्टर की इस्तीफा ले लिया जाता है यहाँ पे। समझ में आई बात? दीज आर द प्रॉब्लम्स इन द कंट्री, एवरी पर्सन इज प्रॉब्लमैटिक। सरकार कह रही ठीक है जाओ मरो जाके, हमारा क्या जा रहा है, बनो बर्बाद। अभी 10th के सिलेबस से पीरियोडिक टेबल हटा दिए। 2006-7 में सीबीएसई का एग्जाम हुआ 10th का, ज्यादातर बच्चे लॉग में गलत कर दिए, लॉगरिथम चैप्टर हटा दिए। अब 11th क्लास में सीबीएसई बोर्ड का बच्चा लॉगरिथम पढ़ता है। तो थोड़ी इज्जत तो इंडिया के स्टेट बोर्ड ने, यूपी बोर्ड इन यूपी एंड आईएससी बोर्ड ने बचाई हुई थी, अब वो भी सीबीएसई को फॉलो करने लग गए, उनका सिलेबस भी दलित दर होता जा रहा है। लॉजिक समझ में आया? बच्चे वन नाइट फाइट की तरह पढ़ते हैं, पासी तो 33 नंबर ही तो चाहिए। वो मूवी आई थी ना ओम शांति हो, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, तो 33 नंबर की कीमत तुम क्या जानो टीचर बाबू। समझ में आ गई बात? दिस इज द प्रॉब्लम। और मोदी जी कह रहे हैं मेरा देश तरक्की करेगा, ठेंगा तरक्की करेगा। समझ में आ गई बात? तो भाई थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए भाई। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाई गई, नेताजी के रिश्तेदार ने जुगाड़ पानी वहां घर बना लिया अपना। अब जमीन दी गई है फैक्ट्री लगाने के लिए, फैक्ट्री तो एक कमरे की दिखा दिया 6 यूनिट है, पीछे पूरा घर बना हुआ है। तो लोगों की ग्रोथ इसीलिए प्रॉब्लमैटिक है। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? तो 14 नंबर केमिस्ट्री में आए, मैं पढ़ता था 9वीं क्लास में है, मेरे अपने दोस्तों में सबसे ज्यादा हाईएस्ट थे। मम्मी खूब डांटी, टीचर बोला जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे।
तो अभी टीचर्स को मिलते हैं, कह रहे नहीं माहौल चेंज हो गया, बदल के। मैंने कहा आप तो यही बोलेंगे। तो भाई पैशन फॉलो करिए अपना। गॉट इट क्लियर? अभी आया है हमारा NEP चिल्ड्रन, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने एग्जाम लिया था पिछले साल, CUT के थ्रू एडमिशंस लिए थे, और हर कॉलेज में सर्कुलर क्या भेज दिया गया, ओनली कंसिडर अकाउंटिंग मार्क्स फॉर मेकिंग द रैंक्स फॉर एडमिशन टू बीकॉम क्लासेस। और 3 साल के बीकॉम में बच्चों 18 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसमें अकाउंटेंसी के कुल 2 सब्जेक्ट हैं बस। रैंक उस चीज पे बनाई जा रही है जिसपे 2 सब्जेक्ट हैं, 16 सब्जेक्ट तो थ्योरी का है। समझ में आ गया? तो भाई अगर किसी बच्चे का इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा है, उसका बिजनेस स्टडीज थ्योरी बहुत अच्छा है, तो क्यों हम उसको अकाउंटेंसी के बेसिस पे ग्रेड कर रहे हैं? रादर वी शुड ग्रेड हिम और हर ऑन एवरेज, जो उसका ओवरऑल आया। बट ये बोलता है सरकार कितनी पॉलिसी बना ले, लोग यहां सुधर सकते ही नहीं है। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? पक्का CUT करा लीजिए, कुछ करा लीजिए, कुछ भी। बच्चा IIT पढ़ता है, बीटेक करता है, पैशन है उसका सो कॉल्ड डिजाइनिंग का, माँ बाप कह रहे नहीं तेरी मैथ्स अच्छी है, तू कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बन जा। 5 साल नौकरी करेगा, 10 साल नौकरी करेगा, 11वें साल ये आत्महत्या करेगा, नौकरी छोड़ेगा। समझ? उसके बाद वो कुछ नहीं करेगा। अंडरस्टैंडिंग? लेट द पैशन प्रिवेल। समझ में आई बात? तो आपके पेरेंट्स हैं जो आपके साथ किया, आई डोंट नो, आप अपने बच्चों के साथ ऐसा मत करिएगा। अंडरस्टैंडिंग? मेरे खानदान में मैं पहला ऐसा दलितर था जिसने साइंस छोड़ के कॉमर्स पढ़ा, और आज बाकी के सब अपने आप को दलितर बोलते हैं, बिकॉज आई फॉलोड माई चॉइस एंड पैशन। 100% इक्विटी इन्वेस्टमेंट हमारी देश में 26% से FDI स्टार्ट हुई, कि अगर आप 1000 करोड़ रुपए लगाना चाहते हैं अपनी फैक्ट्री में, फॉरेन पार्टनर से सिर्फ 260 करोड़ लेना अलाउड है, ज्यादा पैसा आप नहीं ले सकते। चाइना कह रहा है कोई बात नहीं, आन दो, क्योंकि हमारे यहां डेमोक्रेसी थी, चाइना में डेमोक्रेसी थी नहीं। हमारी गवर्नमेंट को पता था अगर कोई हमें परेशान करेगा तो उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। शी जिनपिंग के दादाजी को पता था 2 गोली मारेंगे सही हो जाएगा ये। अंडरस्टैंडिंग? तो वहां डे 1 से 100% डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज वाज अलाउड। हमारे यहाँ आज भी बच्चों ऑटोमोबाइल जैसे बस 1-2 सेक्टर्स होंगे जहां 100% FDI है। टेलीकॉम में आज भी 100% FDI नहीं हो पाया, हम शायद 96 तक, या इंश्योरेंस में 74 तक ही पहुंचे, एक बार गूगल कर लीजिएगा। तो भाई जब पैसा ही नहीं आएगा तो प्लांट नहीं लगेगा, प्लांट नहीं लगेगा तो फैक्ट्री में काम नहीं होगा, काम नहीं होगा तो ठेंगा आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे। लॉजिक समझ में आया कि नहीं? Jump in GDP was achieved not only through FDI but through domestic investment. गवर्नमेंट ने 91 की पॉलिसी से इंडियन बिजनेसमैन पे भी क्या लगाया था चिल्ड्रन? कोटा लगाया था कि आप इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते। तो भाई जब बिजनेसमैन के पास पैसा है बट आप इन्वेस्ट करने ही नहीं दे रहे हो, क्या वो ज्यादा आउटपुट करके प्रॉफिट जनरेट करेगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर पाएगा? नो। यहाँ तो कोई ज्यादा कुछ अच्छा करता है, नेताजी नाराज हो जाते हैं और उसके ऊपर चार्जेस लगा दिए जाते हैं। तो यहाँ की पुरानी सरकारें तो कभी किसी भी बिजनेसमैन को बढ़ता हुआ देख ही नहीं सकती थी। अभी गौतम अडानी जी पहुंच गए, और अभी ये कहीं एक उनका लेख छपा था, मोदी सरकार ने 1 रुपए में उनको पूरी जमीन दे दी। आप जाके देखिए गुजरात में जमीन थी कैसी, दलदल था, दलदल। और उस जमीन को 1 रुपए में नहीं लिया गया, वो तो सिर्फ गिफ्ट के नाम पे अडानी ने पैसा दिया है। 10,000 रुपी पर एकड़ या पर स्क्वायर यार्ड का कोई कैलकुलेशन था, उस जमीन को काम करने के लायक बनाने में मिस्टर गौतम अडानी ने खर्च किया है। और ये जमीन बेची नहीं गई है, लीज पे दी गई है। गॉट इट क्लियर? और ये उनके पिताजी की संपत्ति नहीं हो जाएगी, ये 50 साल 100 साल बाद आपको वापस करनी पड़ेगी। आप जाइए गवर्नमेंट के पास प्रोजेक्ट लेके, 15 मिनट में आपका प्रोजेक्ट सैंक्शन होगा। बट यहां तो लोगों को सिर्फ ताना मारना आता है बस। गॉट इट क्लियर? कि मोदी जी ने देश को अडानी अंबानी को भेज दिया, यू गो विद द प्रपोजल कि भाई मेरे को 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना है, क्या सरकार मेरे को 2000 करोड़ देगी? मोदी जी कहेंगे तुम 500 करोड़ होगा, हम 5000 करोड़ तुमको देंगे। जस्ट हैव अ वायबल बिजनेस आइडिया। और लोगों को क्या लगता है 5000 लेंगे सरकार से, 1000 करोड़ लपेट के चल देंगे। तो वो लोन को गिफ्ट समझ लेते हैं, जर्नल एंट्री गलत पढ़ लेते हैं कॉमर्स में। क्या? हाँ, सब लीज पे होता है, सब लीज पे होता है, सब लीज पे होता है। एक्सटर्नल डिमांड चाइना में थी चिल्ड्रन। 2010 में चाइना वाज द लार्जेस्ट ग्लोबल एक्सपोर्टर। जो आपके घर में गणेश जी की चांदी की मूर्ति आती है चिल्ड्रन, 90% प्रोबेबिलिटी है कि उसका जो रॉ फॉर्म था वो चाइना से ही बन के आया था। यहां पे सिर्फ कलरिंग और पेंटिंग होती है। जितनी इमिटेशन ज्वेलरी हिंदुस्तान में बिकती है चिल्ड्रन, 90% से ज्यादा चाइना से इंपोर्ट की जाती है। यू वोंट इमेजिन कि इतना बढ़िया वो लोग बना कैसे लेते हैं। वो दिन भर उसी में लगे हैं, पबजी में नहीं लगे। व्हाट इट? सो 14-15, 15-16, 16-17, 17-18 चाइना में भी स्लो डाउन हुआ था चिल्ड्रन।
बट अगेन वो स्लो डाउन किसकी वजह से हुआ था? यूरोपियन कंट्रीज की वजह से। तो चाइना ने कहा कोई बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं। जैसे हमारे यहाँ पीपी किट नहीं बनती थी, वेंटिलेटर इंडिया में इतने नहीं थे, कोविड टाइम पे क्या हुआ, मारुति वालों को लगा कार तो बन नहीं रही है, चलो वेंटिलेटर बनाते हैं। चाइना में ये हरकतें 1958 से चल रही थी। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? आप एक स्टूडेंट है, बुरा मत मानिएगा, जो कोर्स है वो तो आप पढ़ते ही पढ़ते हैं। 1% से भी कम इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो अपने सिलेबस के अलावा कुछ पढ़ने में इच्छुक रहते हैं। क्यों? मौसी की शादी में जाना है, मामा जी की शादी में जाना है, और कोई मर मरा गया मोहल्ले में तो वहां, और ये सब तो छोड़िए, जेसीबी गड्ढा खोद रही तो उसको देखना ना लायकों को। वोंट बी डेवलपिंग इंजीनियरिंग मॉडल्स। स्कूल वाले बोलते हैं भाई छठा सब्जेक्ट पढ़ना है, 5 ही नहीं झेला जा रहा, क्योंकि एक सिस्टम है ना, रटो, यू सो कॉल्ड स्वॉलो एंड वॉमिट, स्वॉलो एंड वॉमिट, स्वॉलो एंड वॉमिट। यहाँ एग्जामिनेशन सिस्टम को समझा तो खाया और निकाल दिया, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। वहां पे क्लास नर्सरी में भी ऐसा नहीं होता, जो क्लास में पढ़ाया जाता है वो तो कभी आता ही नहीं एग्जाम में, उसके अलावा चीजें आती हैं। अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? अभी रिसेंटली आई एम एनरोल्ड इन एलएलबी प्रोग्राम, तो मेरे एक फ्रेंड है, उनकी वाइफ ने भी एडमिशन लिया, तो आस्क्ड मी कि कौन सी बुक से पढ़ ले तो पेपर अच्छा हो जाए। मैंने भाभी किसी भी बुक से पढ़ लीजिए, पेपर केस स्टडी बेस्ड आएगा, जो आप पढ़ के जाएंगे उसको अप्लाई करके ही वहां पे लिखना है। ये नहीं कि 4 सेक्शन लॉ के रट के चले गए तो नंबर मिल गया। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? अंडरस्टैंडिंग और नॉट? बट क्योंकि आदत उस तरह की पड़ी है कि टीचर ने 2+3 सिखा दिया और एग्जाम में आ गया 1+4, पेरेंट्स पहुंच गए स्कूल में, ये आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया है। समझ में आया कि नहीं आया? तो प्रॉब्लम देश में ये है चिल्ड्रन। सो ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक डिमांड इन चाइना इज स्लोइंग डाउन बिकॉज ऑफ राइजिंग प्रोपेंसिटी टू सेव। पहले चाइना के लोग बड़े आवारा टाइप के थे, अब उनको भी लग रहा है कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए बचत करके नहीं चलेंगे तो काम नहीं चलेगा, बुढ़ापे में अमिताभ बच्चन वाला हाल होगा। वहां लगता है बागबान मूवी दिखा दी किसी ने इनको। तो दे आर सेविंग मोर मनी। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्यों मैक्रो इकोनॉमिक्स पहले पढ़ाया। तो उनका जो एमपीएस है चिल्ड्रन, दैट इज वेरी 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 हाई, और जो एमपीसी है दैट इज वेरी लो। तो ऐसे बाजारों को ढूंढो जहां पे डिमांड ज्यादा हो। आई रिपीट चिल्ड्रन, जहां पे डिमांड ज्यादा हो। मान लीजिए आपको हिंदी का ट्यूशन लेना है बच्चों, तो नॉर्थ इंडिया में क्लास चालू करेंगे या साउथ इंडिया में? नॉर्थ में बच्चे ही नहीं मिलेंगे आपको, उनके दादा दादी हिंदी पढ़ा देंगे पूरी पूरी। मेरी मम्मी एम में हिंदी टॉपर है, मैं 19 पढ़ता था संस्कृत और हिंदी, अच्छे मार्क्स लाता था हमेशा, तो मैं ट्यूटर के पास जाऊंगा क्या? तो कहां पे हिंदी का ट्यूशन बढ़िया चलेगा? साउथ में, इल्लेपों की जगह पे। और मैथ्स का ट्यूटर अगर आपको बनना है तो आप कहां पढ़ाएंगे? नॉर्थ में। और अगर आप किसी को पत्थर फेंकना सिखाना है तो जम्मू कश्मीर जाइए, वहां स्टूडेंट्स मिल जाएंगे आपको। गॉट इट क्लियर? तो प्रॉब्लम यहां पे ये है, कुछ सीखना और सिखाना नहीं चाहते अलग से। गॉट इट? तो काफी मेरे कोलीग्स, फ्रेंड्स एंड आस्क्ड कि भाई जो इतना पंप एंड शो इकट्ठा किया था कोविड टाइम पे, ऑनलाइन डिजिटल क्लास एंड ऑल, अब तो सब बेकार। मैंने कहा भाई बेकार, द टूल्स हैव बिकम सो इजी टू यूज। पढ़ाना बहुत आसान है। पहले तो भाई सिर दिखता था बच्चों को और पढ़ाते थे, पीछे कोई मुंह चढ़ा रहा है, कोई क्या कर रहा है पता नहीं, अब तो भाई आमने सामने 2-2 आंख हो जाए। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो भाई आपको डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो लोगों ने देखा कि भाई एलपीजी सिलेंडर प्रॉब्लम कर रहा है तो इंडक्शन कुकटॉप ले आए। अब मम्मी के लिए खाना बनाना, इंडक्शन कुकटॉप पे प्रीसेट है, लगा दिया 6 मिनट, अपने आप चाय बन जाएगी, खड़े होने की जरूरत नहीं है। साथ में करप्शन एंड इकोनॉमिक क्राइम्स हैव रिजन ओवर टाइम। ये लगता है जरूर कोई इंडिया से पहुंच गया चाइना। गॉट इट क्लियर? चाइनीज पीपल आर एक्सप्लोरिंग हायर वेज अपॉर्चुनिटीज और एम्प्लॉयमेंट, इसीलिए उनके यहाँ स्किल्ड लेबर ज्यादा है। समझ में आ गया? क्यों हमारे यहाँ हर बच्चे का ख्वाब होता है इंजीनियरिंग आईआईटी से करना, मैनेजमेंट की पढ़ाई आईआईएम से करना? रीजन बीइंग कि वहां पे पढ़ाई इस तरह से नहीं होती है कि आपको हमने किताब में 2 लेक्चर दे दिए, अब यही एग्जाम में पूछा जाएगा। किताब पढ़ के आइए, टीचर आपको एक टॉपिक पे प्रोजेक्ट देगा, कल उसके ऊपर डिस्कशन होगा कि भाई आपके अंदर अवेयरनेस कितनी है, आप जानते हैं कितना है। इट्स जस्ट लाइक दैट कि मैं चाहता तो पिछले 40 मिनट से जो मैं आपको पका रहा हूं स्टोरियां बता बता के, आई कुड हैव रेड आउट द टेक्स्ट, यू वुड हैव फेल्ट वेरी हैप्पी। एग्जाम में सारा पेपर सिर के ऊपर से निकलता, अरे ये तो सर पढ़ाए नहीं थे, ये कहां से आ गया। इसीलिए दाएं बाएं चीज की बातें बताना बहुत जरूरी है कि भाई चाइना में स्लो डाउन क्यों हुआ? क्योंकि यूरोपियन मार्केट्स में, अमेरिकन मार्केट्स में रिसेशन आया और उनके देश में भी डिमांड घट गई। क्यों घट गई? तो किताब में पढ़े थे, रटे थे, याद नहीं आ रहा है। अरे क्योंकि भाई इनके देश में लोगों की बचाने की आदत ज्यादा और खर्चे की आदत कम। तो एग्जाम में जब आप एमपीएस और एमपीसी लिखेंगे ना,
तो टीचर समझ जाएगा कि बच्चा पढ़ के आया है, और हाईलाइट भी कर देंगे आप इसको। समझ में आई बात? डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को भी लगा कि भाई चाइना में स्लो डाउन है, 4% एफडी में रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इंडिया में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो एफडी पे मिल रहा है दैट इज अराउंड 9.25। सो पीपल फ्रॉम चाइना आर इन्वेस्टिंग मनी इन इंडिया। यहां का स्टॉक मार्केट 12 से 13% का रिटर्न देता है, चाइनीज मार्केट इतना रिटर्न नहीं देते हैं। बिजनेसमैन का भरोसा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की वजह से इंडिया में ज्यादा है। एप्पल को पता है कि यहां पे चलेंगे तो कोई हमारी डुप्लीकेसी नहीं होगी, होगी तो गवर्नमेंट विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन, वेयर एज चाइना में गवर्नमेंट विल टेक नो एक्शन, इसीलिए एप्पल अपना प्लांट यहां पे लगाता है। समझ में आ गया? अब ऐसा नहीं कि वहां के लोग चोर हैं, वहां उस तरह का कानून है ही नहीं। गॉट इट क्लियर? तो ये आपको लग सकता है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे इट इज रॉन्ग, बट कंट्री के डोमेस्टिक डेवलपमेंट की बात करिए, इज इट रॉन्ग? इज इट रॉन्ग? ठेले पे मैगी मिलती है 90 रुपए की, और आप अगर घर में ही 20 रुपए में बना लें, क्या ठेले वाला आपकी मम्मी से कंप्लेन करने आएगा ये भाभी जी की चीटिंग हो रही है, खानी तो हमारे ठेले से ही मैगी आपको? अंडरस्टूड और नॉट? पक्का? यहाँ पे कोई खुमचे वाला बेचारा मैगी का बिजनेस कर ले, स्टार्टिंग में तो सरकार कुछ नहीं बोलती, बट जब वो एनक्रोचमेंट हो जाता है, जाम लग जाता है सड़क पे, उसको जेल में डाल देते हैं। तो भाई डे 1 से ही ऐसे जोन्स बना दिए जाए ताकि लोग वहां पे अपना बिजनेस सेटअप करें। ज्यादा बड़ा बिजनेस आपने कर लिया, सरकारी महकमे के लोग, लाइसेंस है आपके पास, जीएसटी रजिस्टर्ड है, कुछ भी है, सब फंस गए, बच गए, मतलब हर चीज से सेफ्टी नहीं नजर आ रही आपकी फैक्ट्री में। फायर एक्सटिंग्विशर कहां लगा है? 25,000 का चालान काटो इनका। तो 25,000 का चालान मत काटो, फायर फाइटिंग सिस्टम इंस्टॉल करा दो उतने पैसे में। तो चाइना में अगर कोई ट्रैफिक सिग्नल पे हेलमेट नहीं पहनता तो उसका चालान नहीं होता है, उसको हेलमेट खरीद के दे दी जाती है। 1 बार 2 बार 3 बार कितनी हेलमेट खरीद के लोगे? एक दिन हेलमेट लगाने लग जाओगे। समझ गए? सो economics where government intervention is minimum and political as well as social liberty is maximum। समझ में आया? समझ में आया? यहां पे इंडिया में सब अपने प्राइम मिनिस्टर को कुछ भी बोलें, बेचारे सुन लेते हैं, कुछ नहीं बोलते। बोल के देखिए चाइना और यूएस में, ना आपको जेल हो जाए तो बताइएगा। समझ में आ गया? भाई प्राइम मिनिस्टर थोड़ी सी तमीज रखिए कम से कम। चाइनीज गवर्नमेंट बैटलिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट चिल्ड्रन? एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो ये सब पॉइंट्स ऐसे हैं जो इंडिया के एक हिट प्रोडक्शन डेस्टिनेशन बनाते हैं। हमारे यहां आज भी कार्बन एमिशंस इतने नहीं है, आने वाले 50 साल में हम इस लेवल तक पहुंचेंगे, तो एटलीस्ट अगले 50 साल तो बढ़िया पैसा कमा लेंगे कि नहीं? उसके बाद फिर देखा जाएगा, अफ्रीका वगैरह में कुछ एक्विजिशन कर लिया जाएगा। समझ में आ गया बच्चों? चाइना की ग्रोथ स्टोरी। इंडिया के बारे में सुन लेते हैं। इनका कितना था चिल्ड्रन जीडीपी 2019 में? 2.79, और उनका कितना था? लगभग 14.19 या 12, 7 गुना वो उस समय ज्यादा थे। आज तो कितने ज्यादा हो गए। एनुअल ग्रोथ रेट जब उनका 8-9% का था, हमारा 6% का था। गॉट इट क्लियर? हमारे यहां सब्सटैंशियल राइज हुआ 1991 के बाद, कहने को है हुआ 2001-2 में था, उनके यहां कब हुआ? 1958 में। कितने साल पहले से वो अच्छा कर रहे थे हमसे। ग्रोथ रेट 6% थी हमारे यहां। प्राइवेटाइजेशन ज्यादा से ज्यादा किया गया, गवर्नमेंट ने अपने बिजनेसेस तो बेचे, बट बिजनेसमैन प्रॉफिट कमा कमा के कंट्री के बाहर इन्वेस्ट कर रहे थे। इंजीनियर्स पढ़े आईआईटीज में एट अ प्राइस ऑफ ₹30,000 पर एनम, और नौकरी करने विदेश चले गए। ब्रेन ड्रेन। नुकसान कहां के रिसोर्सेज का हुआ? इंडिया के। आईआईएम से एमबीए किए, 2 साल के कोर्स की फीस कितनी थी? 2 लाख। सर्व इंडियन इकोनॉमी। यहां कुछ बेटर मार्केटिंग स्किल्स अप्लाई करिए ताकि यहां का बिजनेस बढ़े। चले गए यूएस की कंपनी में जॉब करने के लिए, गवर्नमेंट ने कहा ठीक है अब बेटा 40 लाख फीस लगेगी। पहले आईएम की फीस 2-3 लाख हुआ करती थी, बट व्हेन गवर्नमेंट सो कि एक एमबीए को तैयार करने में 30 लाख रुपए हमारा लग जाता है, प्रोफेसर की सैलरी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल, और ये लड़के लड़की पढ़ने के बाद विदेश चले जाते हैं, तो हमारी कंट्री को कोई फायदा है ही नहीं। तो अब एमबीए 40 लाख रुपए में होगा। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? पक्का? तो क्यों हम गवर्नमेंट के रिसोर्सेज फ्री में खर्च करें? लिबरलाइजेशन किया गया, कंट्रोल और कोटा हटाया गया, जैसा आपने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में पढ़ा था, बट उस लिबरलाइजेशन की भारी कीमत चुकानी पड़ी। एक यूपी के बहुत पुराने मिनिस्टर थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उनको एक हेलीकॉप्टर गिफ्ट किया गया था चिल्ड्रन, जब यमुना एक्सप्रेस वे का लाइसेंस पास हुआ था। सोचिए, तो ऑब्वियस सी बात है, क्या 50 रुपए का टोल काटेगा वो टोल भी फिर 250 रुपए का लेगा। सो प्रॉब्लम्स आर हेयर। एक्सपोर्ट प्रमोशन को पुश देना चाहिए था, बट हम किसके बारे में बात करते रहे? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ज्यादा डिपेंडेंसी हमारी किसके ऊपर हो गई?
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे हमने डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को इंपॉर्टेंस दिया ही नहीं। सो वी वर ओनली कि हम अच्छे हैं, अपने लिए अच्छा करेंगे, बट आउटसाइड मार्केट, मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया कहां पे प्रॉब्लम थी। हमने एक्सप्लोरेशन बहुत कम किया, हमने सिर्फ एक किताब पढ़ी कोर्स बुक के नाम पे और पेपर बन गया 4 किताबों से। प्रॉब्लम यहां पे ये हुई, हमने एक्स्ट्रा मटेरियल एक्सेस करने की कोशिश की ही नहीं। अभी मैंने अकाउंटेंसी में आपको एमसीक्यू ट्रू फॉल्स दिया था, गॉट इट क्लियर? मेरे पास 15% से ऊपर रिस्पॉन्स आया ही नहीं। 85% आर निन्नी मोड एक्टिवेटेड। क्या तरक्की होगी इस देश में? कोई जील ही नहीं है, कोई एंथुजियाज्म ही नहीं है, सब अंकल और आंटी बन गए 16-17 साल की उम्र में। अब आगे बेचारे ये तो ऐसे ही परेशान है, इनको तो चाइना ने गोद ले लिया है। इनका तो और कम था, हम तो मिलियन में पहुंचे, ये तो 274 बिलियन थे बेसिकली। और इनकी ग्रोथ क्या थी? एक्चुअली ये टेक्स्ट भी गलत है, टेररिज्म को कंपेयर करना चाहिए जिस चीज की ग्रोथ थी वहां पे, इन्होंने कंपैरिजन गलत किया है। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? आप एक आईआईटी वाले को कंपेयर किससे कर रहे हैं? क्लास 7th के स्टूडेंट से। लॉजिक समझ में आया? और डॉक्टरेट भी था, तो चाइना डॉक्टरेट था, इंडिया आईटी था, और ये 7वीं कक्षा। हमारा क्रिकेटर इतनी तेज बॉलिंग नहीं कर पाता जितना इनका आतंकवादी बम फेंक लेता है। इनमें आप कंपेयर करिए, वर्ल्ड्स नंबर 1 है चिल्ड्रन आतंकवाद को बढ़ावा देने में, हाउसिंग टेररिज्म, ट्रेनिंग। इतने मिलिट्री के कैंप्स नहीं हमारे जितने इनके आतंकवादियों को ट्रेन करने के कैंप्स है। गॉट इट क्लियर? ये एक्चुअली आउटसोर्सिंग करते हैं, मिलिट्री कैंप्स की ट्रेनिंग भी वही आतंकवादियों से करवा लेते हैं। ओके, मिड 80s में इनका जीडीपी ग्रोथ रेट एकदम बकवास टाइप था। ये सोचे कि भाई अभी चाइना तो पहले 1958, हिंदुस्तानी चालू हुए 1991, और ये कब चालू हुए? 2008। और फिर उन्होंने सोचा कि भाई क्या करें, पैसा कैसे कमाएं, तो एप्सन का प्रिंटर खरीद के घर के किसी भी कोने से इंडियन करेंसी को प्रिंट करने लग गए ये, तो डुप्लीकेट नोट छापने लग गए। मोदी जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं रुपए बनवा रहा हूँ, यूपीआई बनवा रहा हूँ, सारा ट्रांजैक्शन डिजिटल होगा। अब कहां से करेगा? अभी आजकल फेक लोन ऐप आ रहे हैं, उसमें भी चाइना वाला, मेरे पास दिन में 10 मैसेज आता है व्हाट्सएप पे, हाय हेलो ये खरीद लीजिए, वो बेच लीजिए, कॉल आता है सर लोन ले लीजिए। मैंने कहा मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मैं कभी कभी खुद ही बोलने लगता हूँ, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया कभी ना कॉल करें। समझ में आ गया? तो ये लोन स्कैम्स वगैरह ये सब वही चाइना पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है। तो दे वर ग्रिप्ड बाय द वॉर ऑफ प्रोफेशन एंड देयर प्रोफेशन इज टेररिज्म। ओके, फॉरेन इन्वेस्टर, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई अगर आपने मेरा टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया, मैं आपको 7 डे 8 नाइट्स का फ्री पैकेज दूंगा पाकिस्तान में विद फैमिली रहने का, आप कहेंगे रहने दीजिए सर, हम एक टेस्ट पेपर और दीजिएगा, 7 दिन तक हम कर लेंगे, यहां नहीं जाएंगे घूमने। ओके, करप्शन अगेन इनका एक सब्सिडरी बिजनेस है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, प्रधानमंत्री को पता ही नहीं कि कल सुबह में प्रधानमंत्री रहूंगा कि नहीं, तख्ता पलट हो जाता है। आर्मी ज्यादा डोमिनेटिंग है, डिफेंस इनका हाँ नहीं रह पाया, और इसीलिए इनके जो जीएस के क्वेश्चन होते हैं उसमें कभी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का नाम ही नहीं पूछा जाता, उसमें होता है एनी ऑफ देम, एक ही ऑप्शन होता है एनी ऑफ देम, एनीबॉडी, मतलब वहां पे टोटल डेमोक्रेसी है। ओके, तो इनके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। लो इनकम, अरे इनकम तो इनके लिए अब्यूजिव लैंग्वेज हो गई, दे आर लो लेवल थिंकिंग पीपल। तो कंक्लूजन समझ में आ गया चिल्ड्रन? चाइना आउटपेस्ड बोथ, इंडिया चाइना से तो बेटर है, सॉरी पाकिस्तान से बेटर है, बट चाइना से थोड़ा पीछे है। और सो कॉल्ड चाइना थोड़ा अपना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ठीक है डिक्टेटरशिप है, बट बिजनेसमैन को कभी परेशान नहीं करते और हमेशा बिजनेस बढ़ाने की बात करते हैं। समझ में आ गया? वहां पे हमेशा पेरेंट्स बच्चों को कहते हैं डू समथिंग प्रोडक्टिव, डू समथिंग सो कॉल्ड इनोवेटिव। यहाँ पे पेरेंट क्या बोलता है, बढ़िया नौकरी ले लेना। विराट कोहली की मम्मी आज भी बोलती है बेटा ठीक है तुमने कमा तो लिया 10-20 हजार करोड़, बीटेक कर लिए होते तो थोड़ा सही रहता। समझ में आ गया? वो मेंटल सेटबैक कभी जाएगा ही नहीं। तो डॉक्टर बन गए होते तो सही रहता। क्रिकेट में क्या रखा है? अरे उसी में सब कुछ रखा है, क्योंकि वो पैशन है उसका। समझ में आया? तो समझ में आ गई बच्चों बात? स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ, सेक्टोरल शेयर किसका क्या क्या था? प्राइमरी सेक्टर वही खेती बाड़ी, इंडिया का सबसे ज्यादा, बट एम्प्लॉयमेंट भी सबसे ज्यादा। चाइना में प्राइमरी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कम थी, ये वही कुत्ते बिल्ली खाते हैं लोग, और इनका एम्प्लॉयमेंट भी इसमें कम था। इंडिया में शेयर इन जीडीपी सर्विस सेक्टर का सबसे ज्यादा था, बट एम्प्लॉयमेंट सबसे कम था। पाकिस्तान का और इंडिया का तो ऐसे ही था, बट चाइना का सी चलन हाईली मैचिंग था। इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब ये है कि सर्विस सेक्टर इंडिया का जो डेवलप किया वो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड नहीं था,
आई रिपीट, वो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड नहीं था, वो बिजनेस बेस्ड मॉडल था। बिजनेसमैन पैसा कमा गया बट नौकर नहीं कमा पाया। चाइना में नौकर ने ज्यादा पैसे कमाए, बिजनेसमैन ने पैसे नहीं कमाए। जितने अरबपति खरबपति इंडिया में हैं, इतने आपको चाइना में भी नहीं मिलेंगे। गॉट इट क्लियर? सिंगापुर में देयर इज अ बैन, अ फैमिली ऑफ 4 कैन नॉट ओन मोर देन 1 हाउस, कैन नॉट ओन मोर देन 1 हाउस। तो कैपिटलिस्ट का ज्यादा जन्म हिंदुस्तान में हुआ। लॉजिक समझ में आया? चाइना ने कैपिटलिज्म को कभी बढ़ावा दिया ही नहीं। आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं, हमारा इन्वेस्टमेंट तो आपको लेना ही पड़ेगा, आपको हमारे थ्रू कंट्रोल होना ही पड़ेगा। तो हमने बिजनेसमैन को काफी रिलैक्सेशन दिया, फ्लेक्सिबिलिटी दी, और आप बोल सकते हैं कि फ्रीडम दिया, लजीज फेयर। चाइना ने बिजनेसमैन को इतनी फ्रीडम नहीं दी। तो हेयर द शेयर इन टोटल इंडियाज इनकम फ्रॉम सर्विस सेक्टर इज 61.5, बट नौकरी से या एम्प्लॉयमेंट आधे लोगों को मिला बस। खोपड़े में बात गई। 1/3 पीपल वर एम्प्लॉयड इन इंडिया, 31 इज अराउंड 33%। 1/3 जनता हिंदुस्तान में सर्विस सेक्टर में नौकरी करती थी, बट अप्रोक्सीमेटली 2/3 हमारी इनकम होती। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग और नॉट? कि आपके पापा ज्यादा पैसा अगर कमा रहे हैं तो मम्मी खुश होंगी, फैमिली खुश होगी, बट जो घर का नौकर है क्या वो खुश होगा? उसकी थोड़ा तनख्वाह आप बढ़ा देंगे। चाइना में ऐसा नहीं था। चाइना में इस मामले में वेलफेयर था कि अगर एम्प्लॉयर ज्यादा अर्न कर रहा है तो उसको अपने बेनिफिट्स एम्प्लॉयज को देने पड़ेंगे। मतलब हमारे यहाँ जो वर्कमैन कॉम्पनसेशन का कानून बना, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो बना, मिनिमम वेजेस एक्ट जो बना, इसने ज्यादा फेवर बिजनेसमैन को किया, एम्प्लॉयज को उतना फेवर नहीं किया। चाइना में ऐसा नहीं था बेसिकली। आज भी आप वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट पढ़ लीजिए तो शायद आपको 300 या 400 रुपए पर डे मिनिमम वेजेस का प्रोविजन है। चिल्ड्रन, होता है कुछ 400 रुपए में? बिल्कुल भी नहीं। तो चाइना वगैरह में लेबर कम्युनिटी को, वर्कर्स को ज्यादा प्रमोशन दिया गया। इनका इंश्योरेंस, मेडिसिन, एजुकेशन, एवरीथिंग वाज फ्री बेसिकली। और यहाँ पे सरकारी स्कूलों में सरकार क्या करवाती है टीचर से? ये रिपोर्ट बना दो, वो रिपोर्ट बना दो, मिड डे मील खिलवा दो। पढ़ाएगा कब वो तो को करिकुलर एक्टिविटी है। अंडरस्टैंडिंग? तो सो कॉल्ड ये सब बातें जो मैंने आपको बताई ये यहीं पे लिखी हुई हैं। समझ में आ गई बच्चों बात? आते हैं डेमोग्राफिक प्रोफाइल में। 1.2 करोड़ की पॉपुलेशन थी 2011 में। सर 2011 इतना पुराना डेटा क्यों है? हर 10 साल में सेंसस होता है, हर 10 साल में। 2021 में चाचा आ गए थे कोविड, अब वो 23 में स्टार्ट हुआ है फिर से। और चाइना की पॉपुलेशन 1.3 थी, ये तो बेचारे मोहल्ला बराबर हैं। गॉट इट क्लियर? हमारी एनुअल ग्रोथ 2001 से 11 1.76, इनकी सिर्फ 0.47 थी। ये सबसे बड़ा रीजन है ग्रोथ का चल रहा है। जिस जमाने में हमारे यहाँ 100 यूनिवर्सिटीज भी नहीं थे चल रहे हैं, चाइना हैड मोर देन 940 यूनिवर्सिटीज। यहाँ पे लोग यूनिवर्सिटी में छात्र नेता बनते हैं, वहां पे पीएचडी करके, साइंटिफिक इंजीनियरिंग करके नया सूरज बनाते हैं, बादल बनाते हैं। समझ में आ गया? हमने लूनर स्पेस मिशन अभी की, हम खुश हो रहे हैं, इनके यहाँ पहले था, क्योंकि वहां पे छात्र संघ नहीं होता, वहां यूनिवर्सिटी में इलेक्शन नहीं होता है। पीपल आर प्रोडक्ट बेस्ड, यहाँ पे कंप्लायंस बेस्ड, नाम हमारा ऊपर होना चाहिए चाहे खोपड़ी से पैदल हो। मेल फीमेल रेशियो 940 950, ये भी कोई ज्यादा नहीं था। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या था चिल्ड्रन? अर्बनाइजेशन। एंड अर्बनाइजेशन लेड टू व्हाट इज कॉल्ड एज इंडस्ट्रियलाइजेशन। यहाँ पे गांव में किसान ने कभी कोशिश नहीं की अपने बच्चे को गांव के बाहर पढ़ने लिखने के भेजे। भाई तुम गांव में रह रहे हो, गांव में ही नौकरी करो, तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। दिस वॉज द प्रॉब्लम। ये चाइना में था ही नहीं। ठीक है, कुत्ता बिल्ली खा के अपना पेट भरे, जो भी था, बट जितना पैसा आप इंडस्ट्रियल गुड्स बेच के कमा पाएंगे, क्या खेती बाड़ी करके उतना कमा पाएंगे? नो। एंड अगेन चिल्ड्रन, यहाँ पे फार्मिंग एक्टिविटीज को बड़ा लो लेवल, डाउन टू अर्थ माना जाता था। तो एक आईआईटी का प्रोफेसर, एक अनपढ़ कारपेंटर और एक क्लास प्रेप का नर्सरी का टीचर, दे ऑल थ्री शुड बी इक्विटेबली पेड। आई रिपीट, इक्विटेबली पेड। क्या आईटी का प्रोफेसर फर्नीचर बना लेगा? नो। क्या नर्सरी का टीचर फर्नीचर बना लेगा? नो। क्या कारपेंटर आईटी में पढ़ा लेगा? बट अपनी जगह तीनों लोग बढ़िया कर रहे हैं और दे आर बेस्ट इन देयर फील्ड। तो यहाँ पे लो पेड प्रोफेशंस डिफाइन कर दिए जाते हैं। ड्राइवर अरे क्या करेगा, सो गया तो सबका टिकट कट जाएगा। तो उन लोगों को भी इंपॉर्टेंस देना चाहिए। समझना क्या? अगर 1 करोड़ का इंश्योरेंस आईटी के प्रोफेसर का है तो ड्राइवर ऑल्सो डिजर्व्स सेम। समझ में आ गया?
अगर हॉस्पिटल की बात करें, जहां पे गरीब आदमी का इलाज होगा वहीं पे एक रईस आदमी का भी इलाज होना चाहिए। तो ये सब पॉलिसीज आज भी यूएस में, यूरोपियन कंट्रीज में, चाइना में प्रिवेल करती हैं, इंडिया में ऐसा नहीं है। सो इंडिया एंड चाइना टुगेदर इज अ होम फॉर हाउ मेनी पीपल, चिल्ड्रन? मतलब हर तीसरा इंसान धरती पे हिंदी चीनी भाई भाई। गॉट इट क्लियर? तो अब तो हमारी पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट भी चाइना से कहीं ज्यादा है। गॉट इट? इन कंपैरिजन पाकिस्तान इज अ स्मॉल कंट्री। ये तो खत्म ही होने वाले, मेरे को लग रहा है कुछ दिन में खत्म, ये भी चाइना बन जाएंगे। 1/10 ऑफ चाइना और इंडिया। पता नहीं इनको कहां से कंपटीशन में ले आए, ये सिलेबस से हटा देना चाहिए इनको, ये कंपटीशन के लायक ही नहीं है। और ये देखिए आगे ना चाइना के लोग, ये मोमोज जब आप खाते होंगे आपको नजर आते होंगे। वन चाइल्ड पॉलिसी ही इनको बहुत नुकसान पहुंचा गई, उसी की वजह से इनके ढेर सारे बुड्ढे इकट्ठे हो गए। बट अगेन इन्होंने बीजिंग में जो ओलंपिक्स हुए थे, बुड्ढों को भी ट्रेनिंग देकर चौराहे के कोने में कैनोपी में बैठा दिया विद फ्री फूड एंड वाटर, कि जो लोग बाहर से आएंगे अगर रास्ता पूछेंगे तो आप उनको डायरेक्शन देंगे। तो भूखा कोई नहीं मरता। यहाँ पे मिड डे मील में भी गांव के मुखिया और सरपंच अपने घर ले जाते हैं दाल चावल। समझ में आ गया? बच्चे ज्यादा दाल खा लेंगे तो पेट खराब हो जाएगा। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, हर इंसान को कहीं ना कहीं चोरी चकारी करनी ही करनी है। ओके, चलिए ये सब तो टेबल में पढ़ लिया था। ह्यूमन डेवलपमेंट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा है। हमारे यहाँ मान लिया था 60 साल हो गया, अरे अब तुम 60 गए, बुढ़ा गए हो। वहां ऐसा नहीं होता है, वहां ऐसा नहीं होता है। मेरे एक रिलेटिव थे इंडिया में, मतलब अभी जिंदा है, वो 58 ईयर्स के थे, और उनके भी रिलेटिव, मतलब वही मेरे रिलेटिव लगते थे, उनकी एज उनसे 20 साल ज्यादा थी और वो 78 ईयर्स के थे। दोनों ने राजधानी ट्रेन में अपनी टिकट कराई। दे सेड लोअर बर्थ ही लेना, नहीं तो हम ट्रैवल नहीं करेंगे। एंड दे सेड अपर बर्थ ही चाहिए हमको, ताकि हम आराम से हो जाए, चढ़ लेंगे उतर लेंगे, हाँ कोई टेंशन की बात नहीं है। तो देयर पीपल आर वेरी फिट एंड फाइन, क्योंकि कचौड़ी और दम आलू नहीं खाते। यहाँ के लोग हर उल्टी पुल्टी चीज खाएंगे। रात में टाइम टेबल खाना खाना ही खाना, चाहे भूख हो चाहे ना हो। तो ये सब भी हेल्थ इश्यूज हैं। अडल्ट लिटरेसी रेट, बस इतना पढ़ लिया हो गया। विदेशी आदमी मरते दम तक पढ़ता और लिखता रहता है। यहाँ पे मोहल्ले की पंचायत से फुर्सत मिले दादी माँ को तो आगे कुछ प्रोडक्टिव सोचेंगी। गॉट इट क्लियर? किट्टी पार्टी में जाने का टाइम है सबके पास, समझ में आ गया? जुलूस निकलेगा उसमें जाने का टाइम है, बट कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी करने बोल दो, अरे नहीं वी डोंट हैव टाइम, जुलूस में तो जाना है ना, भंडारे में तो जाना है हमको। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, ये सबसे बड़ा झूठ हिंदुस्तान में। गांव का किसान सरकार से फ्री में पैसा पाता है, बीपीएल कार्ड बनवाया सस्ते राशन के चक्कर में, और उसकी मार किसके ऊपर आती है? किसके ऊपर आती है? टैक्स पेयर के ऊपर आती है। और अल्टीमेटली टैक्स पेयर टैक्स ही चोरी करने लग जाता है, क्योंकि उसको बदले में कुछ बेनिफिट मिलता ही नहीं। तो इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड हैविंग लोएस्ट टैक्स रेट विद हाईएस्ट टैक्स एग्जम्पशन, चिल्ड्रन। यूएस में आप जितना पैसा कमाएंगे 45% फ्लैट टैक्स है, डेनमार्क में 65% टैक्स है, बट उसके बदले में बेनिफिट्स मिलते हैं, सबको टैक्स देना है। यहाँ पे जो गरीब लोग माने जाते हैं नहीं, वो वोट बैंक हैं, तो उनको फ्रीबीज दी जाती हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी का मतलब लोग शायद नहीं जानते होंगे, जो बच्चा पैदा होने के 1 साल के अंदर मर जाते हैं वो इन्फेंट मोर्टेलिटी होती है। तो यहाँ पे अगेन ध्यान बहुत कम दिया जाता था प्रेग्नेंट लेडीज पे एंड मेडिसिनल एक्टिविटीज पे, और यहाँ तो डॉक्टर को एक पेशेंट मिल गया किसी भी चीज का, अब इसको कायदे से सो कॉल, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है हमारा, पेशेंट नहीं है। ये कौन है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो भी क्रेडिट साइड उसका, मोर इनकम्स आर देयर। गब्बर इज बैक मूवी देखी होगी आपने, मरे हुए आदमी का इलाज कर देते हैं लोग भी बड़े कलाकार, फर्जी इंश्योरेंस क्लेम। मेटरनल मोर्टेलिटी रेट, गॉट इट क्लियर? कि भाई मां मर जाए ठीक है, बच्चा नहीं मरना चाहिए क्योंकि वंश चलाएगा आगे। क्यों? क्योंकि भाई विमेन्स व्हेन दे आर अबाउट टू गिव बर्थ टू द बेबीज, दादी माँ बहुत खुश होती हैं, भाई मेरे खानदान का चिराग आ रहा है, बट जो चिराग लेके आ रही है आपने उसको कितनी इज्जत दी, दहेज भी ले आई तब भी पता नहीं किस बात का प्रॉब्लम है। मायके गई थी, मिठाई के डिब्बे क्यों नहीं लाई? डायबिटिक है बट मिठाई का डिब्बा चाहिए, क्यों? मोहल्ले में 10 जगह बांटना है, घर में जाके हमारी बहू मिठाई लाई अपने मायके से। ये सब समस्याएं हिंदुस्तान में। मैं अपने इन-लॉज के यहाँ जाता तो बोलते तो कौन सी मिठाई दे, मैंने कैश दे तो मिठाई देनी चाहिए हमको। पापा डांट कौन खाएगा, भिखारियों के 4 डिब्बा मिठाई लेके चले आए। समझ में आ गया? परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हैविंग एक्सेस टू इंप्रूव्ड वाटर रिसोर्सेज, ये तो चलो अच्छा था, गंदा पानी पिए कोविड से बच गए कम से कम, नहीं तो ज्यादा मिनरल वाटर पीते तो मर भी जाते हैं। तो मैं इस पॉइंट को इग्नोर करता हूं। अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, शहर वाले वो मोमोज खा के अपनी तबीयत खराब किए हुए हैं। तो दीज वर द प्रॉब्लम चिल्ड्रन। इंप्रूव्ड सैनिटेशन, लोटा लेके निकल जाते थे। वो तो मोदी जी ने जो धमकी दी, मैं पटरी में झुकाने जा रहा हूं करंट,
तब जाके लोग सुधरे, कम से कम मूवी बन गई अक्षय कुमार की टॉयलेट उसके ऊपर। तो बड़े दलिद्दा टाइप के लोग हैं हिंदुस्तान में। जीडीपी पर कैपिटा ये थोड़ी सी बढ़ रही है और परचेजिंग पावर भी लोगों की बढ़ी है। गॉट इट? चलिए ये सब डेटा है बच्चों, रट लीजिएगा जितना रट पाए। कॉमन स्टोरी इंडिया और पाकिस्तान की, क्योंकि चाइना के साथ तो कुछ कॉमन है ही नहीं हमारा, इन्हीं थोड़े बेटर है तो थोड़ी इज्जत कर ली हमने। बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान हैव सक्सीडेड इन डबलिंग देयर पर कैपिटा इनकम्स। इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी दोनों का कम हुआ, यहां पे नौकरी और बिजनेस से, वहां आतंकवाद में शामिल होकर। फूड प्रोडक्शन अल्टीमेटली बढ़ा है दोनों कंट्रीज का। चिल्ड्रन, किसी जमाने में इंडिया को काफी चीजें, काफी क्या, सब कुछ इंपोर्ट करना पड़ता था। आज हम वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंट्रीज को चीजें एक्सपोर्ट करते हैं। व्हाट इट क्लियर? ग्लोबल रिकग्निशन, ये पता नहीं हाँ पाकिस्तान का भी तो टेररिज्म है समझ में आ गया, उनका वो ग्लोबल रिकग्निशन है। हमारे हमने वर्ल्ड को मेडिसिन सप्लाई की, और ये आज से नहीं है चिल्ड्रन, सिंस 90s है। 70% ऑफ वर्ल्ड फार्मास्यूटिकल बिजनेस इज प्रोसेस थ्रू इंडिया ओनली चिल्ड्रन, क्योंकि यहाँ पे जितनी अच्छी और सस्ती दवाई बन जाती है पूरे दुनिया में कहीं नहीं बनती। जो 10 रुपए की मल्टीविटामिन आपकी दादी माँ खाती है ना, होलसेल मार्केट से ले लीजिए बच्चों, 40 पैसे का कैप्सूल है। 10 रुपए का एक टैबलेट जो एमआरपी होती है उसकी होलसेलर कॉस्ट 40 पैसा होती है। कितना प्रॉफिट मार्जिन है इस इंडस्ट्री में, तभी फार्मास्यूटिकल वाले लोग बहुत रईस होते हैं। कॉमन फेलियर्स क्या थे? दोनों ने अपनी कंट्री को बचाने के लिए, आई रिपीट, अपनी कंट्री को बचाने के लिए उन चीजों को तो प्रोड्यूस करना सही समझा जो इंपोर्ट करते थे, बट कभी भी दूसरे देश को एक्सपोर्ट करने की कोशिश की ही नहीं। माइंडसेट क्या था ब्यूरोक्रेट्स का और पॉलिटिशियंस का? आपने बच्चों बराक ओबामा की बात नाम सुना है? यूएस के प्राइम मिनिस्टर थे, सॉरी प्रेसिडेंट थे। और अभी आप अगर यूएस कभी चले जाएं, मेरे को भी ले चलिएगा, आपको सड़क पे ऐसे ही घूमते हुए नजर आ जाएंगे। और यहाँ कोई वो ब्लॉक प्रमुख भी बन गया या विधायक बन गया, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, पहले तो 4 इनोवा खरीदनी है, पता नहीं क्या पंप एंड शो है। 15-20 लाख की गाड़ी खरीदो, हूटर लगवा लेंगे गधे की तरह। समझ में आ गया? थोड़े पैसे आ गए तो बढ़िया बढ़िया नया कपड़ा पहन लेंगे। और वहां पे 3-4 हजार करोड़ डॉलर के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, टी शर्ट और निक्कर पहन के वॉक पे निकल जाते हैं। और यहाँ तो पहले 4 जेड सिक्योरिटी गार्ड चाहिए हमको। तो यहाँ पे थोड़ी ये सब हरकतें हिंदुस्तान में ज्यादा है, दिखावा। टीचर बेचारा चप्पल पहन के आ जाए क्लास में तो गरीब समझ लेते हैं उसको। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? सबसे कंफर्टेबल ड्रेसिंग ही वही होती है, बल्कि लॉजिक अंडरस्टूड वेल। मैकडोनल्ड में जाएंगे बर्गर खाने, ऐसे फोटो लगाएंगे जैसे पूरे मैकडोनल्ड के सारे कस्टमर्स को वो स्पॉन्सर कर रहे हैं। व्हाट इज दिस न्यूज़? तो यहाँ पंप एंड जो दिखावाबाजी बहुत ज्यादा है। कोई आपके घर नॉर्मल सा साधारण सा कॉटन का कुर्ता पैजामा पहन के चले आए, ये गरीब रिश्तेदार है। और चाहे वो अपने दोस्त की मांगी हुई BMW चला है, वो पैसा इसके पास, आप उसी के अगल बगल मंडराते रहेंगे, पता लगा एनवलप 11 रुपए का देके गया है। दीज आर द प्रॉब्लम्स इन दिस कंट्री चिल्ड्रन। Private sector has thrived more on contacts, bribes and loans. जुगाड़ में ढूंढता है इंसान हर काम से पहले, काम नहीं ढूंढे, क्या ढूंढेगा? जुगाड़ में ढूंढेगा, मेरा यहाँ पे टेंडर मिल जाए बस हमको, हाँ पैसा बन जाए हमारा। व्हाट इट क्लियर? फिस्कल डेफिसिट इतना ज्यादा था, इसलिए हमारी बोरोइंग्स बहुत बढ़ती गई, एंड दैट बोरोइंग्स क्रिएटेड इंटरेस्ट बर्डन। समझ में आ रही बात? टैक्स रेवेन्यू का ज्यादा से ज्यादा पैसा कहां खर्च हुआ? डिफेंस और टेररिज्म को कॉम्बैट करने में। तो हम इंडस्ट्रियलाइजेशन में उस पैसे को खर्च नहीं कर पाए। वाटर इलेक्ट्रिसिटी तो केजरीवाल जी फ्री में देते हैं लोगों को, शुड इट बी गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट चिल्ड्रन? एब्सोल्युटली नॉट। तो यहाँ नेतागिरी चमकाने के लिए नेता लोग कितनी बर्बादी करते हैं। ट्रांसपोर्ट वाले और कलाकार, 3 लोग ट्रैवल करेंगे, एक छोटा बच्चा गोदी में बैठा लेंगे, उसका टिकट भी नहीं लेंगे लोग। समझ में आ गया? और पेरेंट्स सिखाते हैं बच्चों को, बेटा टीटी अंकल उम्र पूछेंगे ना 4 साल बताना। अब टीटी अंकल भी चतुर हो गए, बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? अंकल मैं क्लास 2 में पढ़ता हूँ। समझ में आ गया? फिर पापा कहेंगे इसको स्कॉलरशिप मिली है ना, है 4 ही साल का ही। ओके। पॉलिटिशियंस प्रोवाइड सिंसियर एंड स्ट्रॉन्ग लीडरशिप फोकसिंग व्हाट? सोशल वेलफेयर, प्रोवाइडिंग शोषण टू द टैक्स पेयर एंड नॉट एनी टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल वेलफेयर। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए अगर आपको वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट से, पहले आप ढेर सारी ब्राइब दीजिए। आपकी पटाखे की फैक्ट्री है, नेताजी का फोन आ जाएगा, बेटी की शादी जरा 5 लाख का पटाखा फ्री में भेज देना। तो ऑब्वियस सी बात है, फिर आप जिसको पटाखा बेचोगे 5 लाख का 15 लाख का बेचोगे। लॉजिक समझ में आया? तो दिस सॉर्ट ऑफ करप्शन इज नॉट देयर। एरियाज वेयर
इंडिया हैज एज ओवर पाकिस्तान, ये तो एक ही वर्ड होना चाहिए भाई, एवरीवेयर। स्किल्ड मैन पावर हमारी बेटर है, बट उनके यहाँ टेररिज्म का स्किल बेटर है। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट, बट मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, वायरस सबसे पहले पता है कहां पे प्रोग्राम किया गया था? कंप्यूटर वाला पाकिस्तान में 2 भाइयों ने मिलकर बनाया था, उसी के बाद से एंटीवायरस बिकने लग गया। ओके, जीडीपी रेशियो वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट 2018 का था, इंडिया का 43% था, और सो कॉल्ड पाकिस्तान का सिर्फ 28%। ह्यूमन कैपिटल क्या होती है? आपने क्लास 12th पास किया, देन यू डिड इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, आपकी सोचने समझने की शक्तियां बढ़ गई, इनोवेटिव कैपेबिलिटीज बढ़ गई, इंप्लॉयबल स्किल्स आपके अंदर बेटर आ गई, पीसीएम से 12th पास किया, फिर बीटेक एमटेक कर लिया, दिस इज नोन एज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। एक जमीन से एक और जमीन खरीद ली, उस पर पेड़ लगा के खेती करके, वो फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन है। अपने स्किल और टैलेंट को एनहांस करना इज नोन एज व्हाट? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो मैंने अभी 1-2 घंटे का लेक्चर अटेंड किया था एआई पे, तो वहां पे मैंने ये सब स्किल सीखी, 10 रुपए उसकी फीस थी, मैंने दे दी। फिर उन्होंने कहा कि अगर आप और बेटर सीखना चाहते हो तो हमारा 11,000 का कोर्स है। मैंने कहा हमारा 10 रुपए में काम हो गया, अब हमको और बेटर सीखने की जरूरत नहीं है। तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम एनहांसिंग माय ह्यूमन कैपिटल। ओके, साइंटिस्ट्स एक्सेल इन द एरिया ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस रिसर्च एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एविएशन। चिल्ड्रन, 1998 में ही शायद इंडिया ने वो परमाणु टेस्ट किया था, पाकिस्तान में भी किया, हमने शायद मई में किया था, उन्होंने उसके बाद किया, हाँ 1-2 महीने के बाद। बच्चों 7 दिन तक उनमें, उनकी कंट्री में सब लोगों के बैंक अकाउंट सीज कर दिए गए थे, वो सारा पैसा निकाल के हमने दूसरी कंट्रीज को ट्रिगर और ये सब डिवाइसेस खरीदने में खर्च कर दिया, तो सरकार के खजाने खाली हो गए थे, लोगों को पैसा भी दे दिए थे। 7 days तक पीपल डिडंट हैव द अथॉरिटी टू विड्रॉ मनी फ्रॉम बैंक, ये थे वो लोग। मतलब पड़ोसी ने नई गाड़ी खरीदी, हम भी दिखाने के चक्कर में किराए में BMW ले आए, और पता लगा पूरी पॉकेट मनी चली गई। फाइन। The number of PhDs produced in India science engineering was about 5,000. पाकिस्तान में भी शायद टेररिज्म में होंगे इतने ज्यादा। Record of investment in education is much more. Either it be literacy, female literacy or gross enrollment ratio, मतलब स्कूल में पाकिस्तान से कहीं ज्यादा था चलन। Fertility rate of population slashed down in India, but पाकिस्तान में ये बढ़ गया। हम पॉपुलेशन कंट्रोल में थे, वो एक्सप्लोजन में थे, क्योंकि उनको तो टेररिस्ट भी चाहिए। हेल्थ इश्यूज वर वेरी लेस इन इंडिया, वेरस पाकिस्तान में बहुत ज्यादा थे। ये पाकिस्तान कहां से आगे निकल लिया, ये किसमें है भैया? अच्छा, माइग्रेशन ऑफ वर्कफोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री। अब उनके यहाँ ज्यादा एग्रीकल्चर था नहीं, क्योंकि उनका जो टेरेन है वो पहाड़ी एरिया ज्यादा है, टेरेन जो उनका है वो, तो सर हिल स्टेशन के लिए वहां जाएं, चले जाइए, पूरा कोर्स पढ़ के क्यों फिर आ नहीं पाएंगे। गॉट इट क्लियर? और इसलिए उनके यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। बिलो पॉवर्टी लाइन उनके यहाँ बहुत ज्यादा थी, और रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान हैज बीन लोअर देन इन इंडिया। सर इसका क्या मतलब है? रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब जो पैसा पाकिस्तान में दूसरी कंट्रीज ने लगाया, इंडिया में उतना एफडीआई नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हम जानबूझ के इतना एफडीआई नहीं ले रहे थे कि लोग हमको कंट्रोल ना कर ले, इन भिखारियों के पास तो कुछ था ही नहीं, तो इसलिए उन्होंने सोचा चलो ठीक है, लाओ दे दो, जितना पैसा आ रहा है ले लो। ओके, सो पॉवर्टी 21.9, खैर पॉवर्टी इज अ प्रोफेशन इन इंडिया। और चाइना में कितना है? 29.5, सॉरी 3.3। पाकिस्तान में हमसे बड़ा प्रोफेशन है वहां पे। तो यहाँ पे अभी कल ही मेरे को मार्केट में संडे को वेंट विद वाइफ, कुछ कॉस्मेटिक का सामान था, एक लेडी आ गई एकदम हैवी ड्यूटी, कह रही 20 रुपए दे दी, चाट खानी है। मैंने कुछ काम धाम क्यों ना करो, कह रही यही तो काम है हमारा। समझ में आया कि नहीं? तो कभी आप भिखारियों से रुक कर पूछिए उनकी इकोनॉमिक्स क्या है, आपको लगेगा पढ़ाई लिखाई बेकार है, महीने के 50-60 हजार तो एक भिखारी कमा लेता है। और कहीं मुंबई दिल्ली में मिल गया काम, लाखों के बारे में आ रहे हैं, वो तो 10-20 रुपए से नीचे मानते ही नहीं है। कुछ आजकल यूपीआई कोड लेकर चल रहे हैं, इस पे यूपीआई करा दो, तो एडवांस टेक्नोलॉजी है। चाइनाज एज ओवर इंडिया। प्रोसेस ऑफ ग्रोथ 80s से चालू हो गया था, 90s तक ज्यादा फोकस हम हुए, बट वो हमसे आगे निकल गए बच्चों। चाइना में एग्रीकल्चर बड़ा स्ट्रांग था, ब्रोकली वगैरह वहीं से आई है, और जो अलग अलग कलर की शिमला मिर्च है ना, ये सब वहीं से आई। जो हमने मशरूम उगाने की स्किल पिछले 20 साल में इंडिया में सीखी, वो 50 साल से उगा रहे हैं, इसलिए वो सारी चीजों का एक्सपोर्ट भी उनकी कंट्री से बहुत चीपर है। और क्योंकि कंट्री इतनी बड़ी है, तो प्रोडक्टिव एरिया, लैंड अंडर कल्टीवेशन, ये सब भी उनके यहाँ कंपेरेटिवली ज्यादा है। और उनके यहाँ लोग खाने में कम विश्वास रखते हैं, काम में ज्यादा।
हमारे यहाँ खाने में ज्यादा विश्वास और काम में कम। गॉट इट क्लियर? अगर चाइना में एक फैक्ट्री है जहां पे 8 आवर्स के लिए प्रोडक्शन है, बट अगले 16 आवर्स के लिए प्रोडक्शन अगर हम करें तो हमें इतने स्टाफ की जरूरत नहीं है, तो गवर्नमेंट कहती है फैक्ट्री वाले को तुम इनको काम दो, जितनी वेजेस तुमको देनी तुम पे करो, बाकी हम पे करेंगे। एटलीस्ट अगर ये अनएम्प्लॉयड हो गए तो ये टेररिज्म, ये सब एक्टिविटीज क्रिएट करेंगे। काम में लगे रहेंगे तो ये सब हरकतें इस तरह की नहीं करेंगे। गॉट इट क्लियर? चाइना में 100% इक्विटी थी, खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई, बट हमारे यहाँ सो कॉल्ड 100% इक्विटी इन्वेस्टमेंट कभी हुआ ही नहीं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन इनके यहाँ शुरू से चल रहे थे, हमारे यहाँ नहीं थे। इट अलाउड फॉरेन इन्वेस्टर्स द फ्रीडम टू हायर एंड फायर। जो काम कर रहा है उसको हायर करो, और जब काम करना बंद कर दे फायर करो। यहाँ पे लोग कोर्ट में पहुंच जाते हैं, हमको नौकरी से निकाल दिया गया। अरे तुम दामाद थे हमारे, जैसे यहाँ बच्चे को क्लास से बाहर निकाल दी, पूरा खानदान चलाएगा टीचर से कंप्लेन करने के लिए, तो वैसे ही नौकरी से बाहर निकाल दी, कोर्ट में चले जाएंगे। चाइना में ऐसा आप नहीं पढ़ सकते, आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा, चलो आओ कारपेंटर वाला काम करो, चलो खेती बाड़ी करो। तो वहां पे लड़के को लगे यार मेहनत बहुत है, चलो मैं पढ़ ही लेता हूँ, कम से कम पढ़ाई मेहनत कम है। व्हाट इट? चाइना में रिटेल सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बहुत ही लिबरल थी। हमारे यहाँ पहले तो नेताजी की घूस और उसके बाद आपकी पूछ। सो चाइना हैज इमर्ज्ड द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। फर्स्ट वाज यूएस इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, और इवन चिल्ड्रन यूएस में भी जो ग्रोथ हुई वो चाइनीज लोगों की ही हुई। बात समझ में आ रही है आपको? जैसे इंडिया में जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, दुनिया में आप कहीं भी देख लीजिए, आपको इंडियन बहुत ढेर सारे मिलते हैं। इंडिया के अंदर गुजराती लोग बहुत मिलेंगे, बड़े बिजनेस माइंडेड होते हैं, बड़े शार्प होते हैं। गॉट इट क्लियर? बिहारी लोग पढ़ाई में बहुत तेज होते हैं, और उधर पंजाब दिल्ली चले जाइए, बेवकूफ बनाने में बहुत तेज होते हैं। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो आप अगर यूएस में भी जाएंगे, जो जूम है जिसपे मेरा लेक्चर चल रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, ये जूम भी एक्चुअली ओन्ड बाय अ चाइनीज पर्सन है। तो यूएस में इनको एक बहुत अच्छा मार्केट मिलता है, इनको पैसा डॉलर में मिलता है। तो मैं भी अगर अपना रजिस्ट्रेशन गल्फ कंट्रीज में करा लूं चिल्ड्रन, और अल्टीमेटली मैं आपसे बिलिंग गल्फ में चार्ज करूं, भाई 100 दिरहम फीस लगेगी, तो फीस अचानक से ज्यादा हो जाएगी। तो चाइना के ही बिजनेसमैन यूएस जाके बिजनेस करते हैं, ताकि चाइना में तो सामान बिकेगा ही बिकेगा, और जब यूएस में आप बताएंगे हमारा हेड ऑफिस यूएसए में है, तो आपको यूरोपियन ऑर्डर्स मिलेंगे, कनाडा मिलेगा बिजनेस करने के लिए। व्हाट इट क्लियर? गल्फ कंट्री से बाहर मिलेगा। खोपड़े में बात गई? तो अगर बोला जाए जूम इज अ चाइनीज ऐप, सर्वर चाइना में रखा है, आपका डेटा हैक हो रहा है, क्या आप यूज करेंगे? नो। साफ साफ लिख के देता है, यू आर कनेक्टेड विद जूम नेटवर्क वाया सर्वर्स इन यूनाइटेड स्टेट्स। और अगर फोकट वाली 40 मिनट वाली मीटिंग है तो नहीं सॉरी, सर्वर इन इंडिया, और अगर फोकट की 40 मिनट वाली मीटिंग है तो सर्वर इन यूएस पड़ा हुआ है। ओके, समझिए बच्चों? चलिए, छोटा चैप्टर था, खत्म हो गया। ओके, कुछ अगर आपको ऐसा लगा हो कि मैंने बहुत तेज भगा दिया, वैसे मेरे को तो ऐसा नहीं लगा, क्योंकि बस देशों का कंपैरिजन था। क्या सही में बहुत तेज भगा दिया? गॉट इट क्लियर? तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और कोई डाउट हो हिस्ट्री लिखिए, बस कंपैरिजन और कुछ है नहीं।